चलिए दोस्तों शुरू करें। नोट सबको मिल गए? आज आगे थे नोट्स नीचे? किसके है जिसका नोट्स नहीं है? अच्छा, दूसरी बात दोस्तों, यदि अब आप एब्सेंट होते हो, ठीक है, तो ये गलत है। विधि क्यों एब्सेंट थी कल? बीकॉम वाले कल कितने थे? आपको बचा है बीकॉम? बीकॉम हो गया भैया, प्लीज प्रेजेंट, है ना। आप एक भी दिन एब्सेंट करते हो ना तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि आप आज कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और मुझे पूरा भरोसा होता है कि घर जाके मैं तुम कितना ही पिच कर लूँ कि भैया बैकअप देख करके आना, बैकअप देख के आना, तुम उसको ऑटो में आते हुए बस में जाते हुए देख लूँगा करके रखते होगे, ठीक है, वो भी देखते नहीं होगे। तो प्लीज़ अपना बैकअप वगैरह का प्रेशर मत क्रिएट करो इस बार अपने ऊपर, ठीक है। डे 1 से आ क्यों रहे हो? ताकि बैकअप ना बने, फिर भी बैकअप बन जाएगा आखिरी में जा करके। ऑनलाइन वालों का बैकअप बन जाता है तो फेस टू फेस लगाते हैं, फेस टू फेस वालों का बैकअप बन जाता है वो कहाँ जाएंगे? तो ऑनलाइन जाते हैं। अरे यार, मतलब इस चेन को तोड़ना है अपन को ठीक है, शुरू करें। आखिरी में क्यों बैठे हो यार? इधर आओ, आगे आओ। आ भाई आगे आ, आगे आगे। कंफर्टेबल है, टीवी दिख रही इसीलिए। चलिए रिवाइज करेंगे दोस्तों एक बार पूरा चैप्टर। हमने शुरुआत किया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? आपको ब्याज कहां मिलता है? बार बार अपने इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और जब भी आपको बार बार ब्याज आपके लास्ट बैंक बैलेंस, दैट इज अमाउंट पर मिलता है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों आपको इंटरेस्ट ईयरली भी मिल सकता है, हाफ ईयरली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिलता है और मंथली भी मिलता है। एक साल में कितने हाफ ईयर? क्वार्टर। 5 साल में कितने हाफ ईयर? 5 साल में कितने महीने? 60। पक्का? ये कन्वर्जेंस में गलती तो नहीं करोगे दोस्तों? हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है? R/100 + 1। यदि मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कर दिया तो क्या मिलेगा? अमाउंट। मुझे अमाउंट चाहिए तो मिल गया, पर मुझे मान लीजिए इंटरेस्ट चाहिए तो उसमें से क्या कंपोनेंट माइनस करोगे? प्रिंसिपल। यदि ईयरली है तो R/100, हाफ ईयरली तो R/200, क्वार्टरली में R/, मंथली R/। दोस्तों इसके बाद हमने एक अप्रोच की थी, यदि हमसे पूरे क्वेश्चन में अमाउंट या सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट दे दे और आपसे इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगे, 3 चीजें आती हैं इक्वल टू के पीछे, एक आता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम। यदि 3 चीज मांगता है तो क्या करेंगे? ऑप्शन से क्वेश्चन। ये पॉइंट क्लियर था। इसके बाद दोस्तों हमने शुरुआत किया था एडवांस शॉर्टकट नंबर 1। हमने कल एक कंक्लूड किया कि जो अमाउंट्स होते हैं वो किस पर होते हैं? जीपी पर होते हैं। ज्यादा पढ़ा था कभी 1920 बीसी? अरे कल ही पढ़ा है भाई। जो अमाउंट्स होते हैं वो किस पर होते हैं? जीपी। इस कदर जीपी पर होते हैं कि अब आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म करो तो आपको क्या मिलता है? कॉमन रेशियो R, और वो R-1 कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आज से वो ट्रेडिशनल मेथड 3 पेज के खत्म हो गए, ठीक है। दूसरा हमने एडवांस शॉर्टकट देखा था, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज PR², और 3 सालों के लिए PR² ब्रैकेट में R+3। अब मन में आता है 4 साल रहा तो R+4 कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यदि सर 4 साल 5 साल के लिए आता है तो हम कैलकुलेटर ट्रिक से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे। लेकिन आप एग्जाम, इसका क्या काम है भाई? एग्जाम टाइम पर आप यदि स्कैनर या तो पास एग्जाम क्वेश्चंस देखोगे तो आपको बस एक 2018 में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 4 साल के लिए पूछा उन्होंने, बाकी आज तक 2 साल 3 साल 2 साल 3 साल बार बार पूछते चले आ रहे थे वो लोग। इसलिए इसका डायरेक्ट रिलेशन याद रखो, एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। इस बार भी क्वेश्चन आया था डिफरेंस वाला, इस बार था एग्जाम में क्वेश्चन, शायद 2 साल या 3 साल का ही था, वो भी डायरेक्ट शॉर्टकट लग रहा था उस पर, है ना। चलिए दोस्तों आज एडवांस शॉर्टकट आगे करें, उसके पहले एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, ठीक है। मैं आपको 3 मिनट देता हूं और आप क्वेश्चंस करेंगे। सुनिए कौन कौन से? 30, 31, 32, 35, 36, 42, 43, 45, 46, 49 करो। लिखो पहले, लिखो क्वेश्चन नंबर, लिखो पहले, लिख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है। 30 एक बार रफ कॉपी में लिखो ऊपर कौन कौन सा करना है, और कोई भी कॉपी पेन नहीं उठाएगा, सिर्फ कैलकुलेटर में आंसर चाहिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 49, 52, 54।
कितने क्वेश्चन हो गए? कितने गिनो, एक बार गिनो। कितना? 15 क्वेश्चन है। तुम्हारे पास है टोटल 7 मिनट। करो। 10:53 हो रहा है, शार्प 11 बजे ये पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन हो जाने चाहिए 7 मिनट के अंदर। ये एग्जाम में भी तुम्हें 7 मिनट में 15 क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि और पेन कॉपी में कुछ भी नहीं करोगे। बुक्स नहीं है क्या? इतने दिख रहे हैं क्वेश्चंस? बताना, मैं स्क्रॉल कर दूंगा, ठीक है? करो। आंसर कैलकुलेटर में ही चाहिए। पायल समझ में नहीं आएगा अभी कुछ? अच्छा एकदम सच बोलना, बैकअप करी, ठीक है? ट्राई कर क्वेश्चंस, झूठ तो नहीं बोल रही है? अपनी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट की प्लस इज इक्वल टू पी। मैं समझ गया तूने बैकअप नहीं किया। मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट आता है, ठीक है? एक बार ट्राई कर, ठीक है? वरना क्लास के बाद मेरे को मिल के जाना। मैं लगता हूँ आधी घंटे में तुझे एक्सप्लेन करूँगा 2 दिन का लेक्चर, ठीक है? आज मैं जब नया कॉन्सेप्ट शुरू करूँगा, एडवांस शॉर्टकट जितने भी नए आए हैं प्लीज़ वहाँ से ध्यान देना, कोई लिंकेज स्टैब्लिश नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत रहा तो मैं या तो आज 4 बजे के बाद आज रिपीट करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है तुम घर जाके बैकअप नहीं करोगे, ठीक है? तो मैं करवा दूंगा रिपीट एक बार आज। अभी तक तुम्हारे कम से कम 3 क्वेश्चन तो हो गए होंगे। तुम्हारी स्पीड में इंप्रूवमेंट है, मतलब 1 मिनट में 3 क्वेश्चन हुए हैं, अगली बार 4 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, 31 हो गया, 32 भी हो गया। प्रिंसिपल निकालना था, क्या किया? ऑप्शन से क्वेश्चन, ऑप्शन से उठाया प्रिंसिपल, जिसने भी आपको दे दिया 1000 रुपए का अमाउंट वो राइट हो जाएगा। दोस्तों मैंने 34 आपको कल होमवर्क दिया था, 3 साल वाला, आंसर निकाला था घर जाके? घर जाके तो नहीं निकाला, तो अभी निकाल लो। तो एब्सेंट अभी तक? आज पहला दिन है, क्यों? अच्छा यार, चलो यार फिर एक काम करते हैं। आज कितने लोगों का ईमानदारी बताना, आज लगभग पहला दिन है? लगभग मतलब कल भी बैठे थे 1 2 3 4 5 6। आप लोगों को प्रेस्टीज में कब तक हो? लगभग इकोनॉमिक्स के लिए बैठने वाले हो, लॉ के लिए, यहाँ वहाँ कहीं बैठने वाले हो? क्या मैं 4:30 बजे लूँ 1 घंटे की क्लास, 2 दिन का बैकअप करवा दूँ? क्योंकि तुम घर जाके 3 घंटे नहीं निकालोगे, मैं जानता हूँ, तुम्हें जानता हूँ, अपने आप को नहीं, ठीक है? तो आज मैं 4:30 बजे आऊँ, 4:30 से 5:30 दोगे 1 घंटा, ठीक है? मैं 1 घंटे में पूरा करवाऊँगा आज, 2 दिन का लेक्चर पूरा, ठीक है? कल से, ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ। प्लीज़ दोस्तों फेस टू फेस में भी अपना बैकअप का बर्डन मत बढ़ाओ, ये पाप हम करते आ रहे हैं अब तक, अब धोना है इस पाप को, करो। पर अभी मैं जो पढ़ाऊंगा नया टॉपिक, वहां से कनेक्ट कर जाना। मैं 2 दिन का पूरा बैकअप आपको आज करवा के फ्री कर दूंगा, ताकि कल से आप धुआंधार परफॉर्मेंस पे आ जाओगे अपने आप। 4 मिनट और हैं आपके पास, और मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों ने 6 क्वेश्चन तो मिनिमम कर लिए होंगे। थर्टी हो गया, 31, 32, 34 हुआ। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर इज, डिफरेंस दिया हुआ है, फिर से प्रिंसिपल निकालना है। डिफरेंस पुट क्या होगा? 110.16 इज इक्वल टू PR स्क्वायर ब्रैकेट में R+3। और यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत लोगों ने कर दी होगी अभी तक, जानता हूं। दोस्तों आया आंसर? चलिए लास्ट 3 मिनट है आपके पास, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अभी लगभग क्वेश्चन नंबर 42 या फिर 43 पर होंगे। यदि नहीं है तो आप पाप कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं। अब नए टॉपिक से कनेक्ट करना पायल, है ना? ये स्पीड अपन को चाहिए, ये स्पीड मैंडेटरी है, ये कॉन्फिडेंस मैंडेटरी है अपना हर टॉपिक पे। याद रखना, जिस स्पीड से आप क्लास में परफॉर्म करेंगे उससे कई ज़्यादा स्पीड से आप घर पे परफॉर्म करेंगे। और ये दोनों स्पीड यदि मैं आप अच्छा कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, एग्जाम में आपको पैनिक सिचुएशन, ब्लैंक हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपकी लाइफ में आएंगे ही नहीं।
यदि यहाँ पर आप वो आलाल ऐसे इतना धीरे कर रहे हैं कि कर लूँगा, घर जाके भी वो अपने आप कर लूँगा, एग्ज़ाम भी वैसा ही जाएगा जिस फीलिंग से आप मैथ्स को क्लास में करते हैं। ये रैपिड फायर राउंड में टाइम भी मैं इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से कुछ बात नहीं बनने वाली। चलिए फोर्टी फाइव 100 से 300 हो गया। रेट निकालना है। रेट कहाँ बैठा हुआ है? अच्छा क्वेश्चन बताओ, ऐसा बोलना, ले बना हुआ भी है। दोस्तों स्टॉप, सब रुक जाओ, अब रुक जाओ सब लोग। 2 मिनट पहले रुक रहा हूँ, 5 मिनट का समय दिया था। कितने लोग कम से कम 8 क्वेश्चन कर गए? 8 से कम कितने लोग कर पाए? 8 से कम है, ठीक है ठीक है। कितने लोग 10 के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दोस्तों आ जाओ, 2 मिनट में पूरे क्वेश्चन दोबारा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 1 मिनट रुक जाओ, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, प्रिंसिपल है 1000, रेट है 5%, n इज इक्वल टू 4, फाइंड द अमाउंट। सिंपल अमाउंट निकालना है। बताइए ट्रिक क्या रहेगी? r अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल। बताओ क्या करूं? r कितना है? रेट कितना है? 5, r अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 1000 इक्वल टू कितने बार? 1 2 3 4। क्या सभी का आया ये? क्या दिमाग में बैठ गया? दिमाग में परमानेंट ट्रिक्स अब भूल तो नहीं रहे हो? अगला क्वेश्चन, ₹100 विल बिकम, 100 रुपए कितना हो जाएगा 20 सालों के बाद? 5%। क्या मुझे अमाउंट निकालना है? r अपॉन 100 200 400। क्या करूं मैं? क्यों? लेकिन यहाँ पे ईयरली तो वर्ड कहा नहीं। यदि क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग द पेमेंट स्ट्रक्चर तो हम क्या मानेंगे? इंटरेस्ट इज पेबल ईयरली। जिस प्रकार से एन्युटी में क्वेश्चन साइलेंट है कि ड्यू है कि ऑर्डिनरी, तो आप क्या मानोगे? ऑर्डिनरी। अपन पढ़ेंगे आगे जा करके, ठीक है। मैं जनरल इंटरप्रिटेशन बोलता रहूंगा बार बार ताकि दिमाग में बैठे। r बताइए रेट कितना है? 5, r अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल कितना है? 100। कितने साल के बाद का अमाउंट चाहिए? 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे मैंने कुछ ज्यादा दबा दिया यहाँ पे, है ना? ठीक है, आपका 265.50 आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर आइए दोस्तों। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयर, जो प्रिंसिपल मांग रहा है। जैसे ये प्रिंसिपल मांग रहा है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन से क्वेश्चन, मुझे वो ऑप्शन राइट हो जाएगा जिसने मुझे अमाउंट दे दिया 1000 रुपए का। r अपॉन 100 करूं कि 200 करूं? क्यों r अपॉन 200? हाफ ईयरली है। उठाइए कैलकुलेटर। 6 अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल की कमी खल रही है, वही तो निकालना है। ऑप्शन से उठाते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, हे ऑप्शन ए प्लीज तू मुझे 1000 का अमाउंट दे देना। मल्टीप्लाई बाय 888.80। दोस्तों 2 साल में कितने हाफ ईयर? 4 बार इक्वल टू का बटन दबाइए। 1 2 3 4। क्या 1000 रुपए का अमाउंट प्राप्त हो रहा है? इसका मतलब ये ऑप्शन राइट है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। ये मैंने कल होमवर्क दिया था। डिफरेंस 3 साल का है 110.16, 110 रुपए देके रखा है। कह रहा है 6% से इन्वेस्ट किया, 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, मतलब डिफरेंस 3 साल का है। 3 साल के डिफरेंस का ट्रिक क्या हमारा? PR² ब्रैकेट में r प्लस 3। शुरू करें क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, PR² ब्रैकेट में r प्लस, डिफरेंस कितना देकर रखा है? 110 पॉइंट कितना है दोस्तों? 16। प्रिंसिपल कितना देके रखा है बताओ? निकालना है प्रिंसिपल। अब सुनो, अब यहां पे सुनो, ध्यान दो। अभी मैं इसमें आपके कैलकुलेशंस को भी इंप्रूव करना चाहता हूं। आर आपको कितना देके रखा है? 6% है कि कितना है? 5% है क्या? रेट है आपका 6%। बताइए 6 लूं कि 0.06 लूं? अपन डेसिमल में लेते हैं इसमें। 0.06 का होल स्क्वायर। मुझे बताइए r की जगह 0.06 पुट किया, प्लस 3 है तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर? 0.06 प्लस 3, डायरेक्ट लिख दूं 3.06। अब देखो दोस्तों सुनो, अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन आपको ये काम पूरा कैलकुलेटर में करना है। आपको सारे कैलकुलेशंस यहाँ परफॉर्म करने बहुत ज़रूरी हैं।
आप हर चीज़ को कॉपी में लिख नहीं सकते, एग्जाम में उतनी स्पेस नहीं मिलेगी, मैं बार बार कहता हूँ उतनी स्पेस नहीं मिलेगी। और जहाँ आपने एक भी स्टेप गलत लिखा, ये तो खिचड़ी पका दी, ओवर राइटिंग कर रहे हो, वहीं पे कॉन्फिडेंस टूटना शुरू होता है। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी आप कोई नहीं लिखेगा, आपको यही करना है ना कैलकुलेशन में, पी को वहाँ छोड़ना है, बाकी सब डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब सुनो, उठाओ कैलकुलेटर, उठाओ कैलकुलेटर एक बार हाथ में, इस हाँ उठाया कैलकुलेटर, अरे दोबारा उठाओ यार, करो, लिखो 110.16 लिखा, 110.16 लिखा, डिवाइड का बटन दबाओ। मुझे बताओ आपको किससे डिवाइड करना है, 0.06 के होल स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसका मतलब 0.06 से 2 बार डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक बार डिवाइड का बटन दबाइए, हम 0.06, फिर से डिवाइड का बटन दबाइए 0.06, और हो गया। और किसे डिवाइड करना है जो बचा, 3 और डिवाइड करिए 3.06, आया 10,000 पक्का। दोस्तों अब आप समझिए इस क्वेश्चन को, एक बार इस क्वेश्चन पे आइए 34 पे दोबारा आइए, आ गए। सुनना, आपको डिफरेंस देके रखा है 110.16, आप दिमाग में कैलकुलेशन करो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 साल का होता है, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में r+3। आपके पास आपको निकालना है वहां का प्रिंसिपल, बोलो हाँ या ना। इधर राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, डिफरेंस। अब इमेजिन कर पा रहे हो, लिखा हुआ था सब कुछ, अब मैंने हटाया, आपके दिमाग में ऑलरेडी चीज़ चली गई है, अब आपको कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है। हमें वहाँ पे 50 क्वेश्चंस दोस्तों अपने कैलकुलेटर में ही करने हैं, मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, अब टाइप करो 110.16। अब देखिए राइट हैंड साइड में आते हैं, वहाँ पे क्या है, पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में r+3 है। चलिए सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, तो जो जो यहाँ पर आएगा सब डिवाइड में आएगा। यदि कुछ प्लस में होता तो माइनस में आता, लेकिन सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो तुम यहाँ जो जो लाओगे सब डिवाइड में लेकर के आओगे। मुझे बताइए पी आर स्क्वायर r+3, पहले r+3 को सॉल्व करते हैं। वहां पे 3 है, r में क्या पुट किया आपने 0.06, तो ब्रैकेट में क्या हो गया है 3.06 को यहाँ डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड बाय 3.06 कर दिया। अब उधर क्या बचा है, पी आर स्क्वायर, पी तो निकालना है, अब वहां पे यहाँ पे किसको डिवाइड करना है, आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर मतलब क्या, 0.06 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 0.06 को 2 बार डिवाइड करना है। अब 2 बार डिवाइड करो 0.06 को, हो गया क्या दोस्तों, 10,000 आ गया आंसर। मतलब हमें क्या, ये अभी तो हमने एक बार लिखा समझने के लिए, दूसरी बार हमने परफॉर्म किया, एग्जाम में आता तो भी मैं कॉपी में नहीं लिखूंगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या, पक्का ध्यान है। कॉफी चाय कुछ, नींद हुई अच्छे से, नहीं हुई दोस्तों, क्लियर है ये पॉइंट। चलिए आगे जाकर के आपको कैलकुलेशंस और मिनिमाइज करने हैं। ठीक है, कम से कम कैलकुलेशन में आंसर चाहिए। चलो दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग बिना मेरे हेल्प के सीधे कैलकुलेटर में करो। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2400 रुपए फॉर 2 ईयर इज, मतलब आपसे डिफरेंस ही मांगा है, 2 साल का डिफरेंस का ट्रिक क्या है, पी आर स्क्वायर। मुझे बताइए पी आर स्क्वायर, पी कितना है 2400, आर स्क्वायर कितना है 0.05 का होल स्क्वायर, मतलब सब कुछ मल्टीप्लाई करना है, 2400 मल्टीप्लाई बाय 0.05 अगेन मल्टीप्लाई बाय 0.05 कर दीजिए, हो गया। कल्पना ने लिख के भी किया था प्रॉपर। ठीक है, चलिए दोस्तों, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 मंथ एट 12%, क्वार्टरली है, क्वार्टरली है, इंटरेस्ट निकालना है r/100, 200 की 400 करिए आप लोग, 12 डिवाइडेड बाय 400। अरे भाई ये पबजी मत खेल, ऐसा नहीं, ऐसा कैलकुलेटर कौन चलाता है यार, नहीं देख रिटेंशन ही नहीं होगा, r/400 नहीं, मतलब तुझे तेरे दिमाग को तो प्रोसेस ही नहीं करने दे रहा, तूने कौन सा बटन दबाया लास्ट। ठीक है ना, आर भी दबा दिया एक टाइम पे, डिवाइड भी कर दिया, ट्राई करना। ठीक है, एक हाथ में तेरे हाथ में पेन रहने वाला है, ठीक है, r/400 रिटेंशन रहेगा, वरना ट्रिक बटन गलत दबेंगे, ट्राई करना। ठीक है, ये इसलिए भी इंप्रूव कर लेना क्योंकि इंटर में लेवल पे तुझे फैकल्टीज ये सजेस्ट करेंगे कि ट्राई टू सेट द कैलकुलेटर में अपना हाथ आप लेफ्ट हैंड में सेट करिए और राइट हैंड से लिखते रहिए, आप स्पीड इंप्रूव होती है, बट स्टिल टफ रहता है, आप एटलीस्ट एक अरे भाई इंप्रूव। ठीक है, चलो r/400 कितना रेट है 12 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4000। 6 महीने में कितने क्वार्टर, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 1 2। जो आया ये क्या है, अमाउंट, तुमसे अमाउंट मांगा है कि इंटरेस्ट, माइनस करो प्रिंसिपल 4000, आ गया, आगे बढ़ जाएं। ठीक है दोस्तों,
अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बिना मेरे, कल हमने सब कुछ लिख के किया था, आज हम सभी चीज़ों को बिना पेन उठाए कर रहे हैं, ठीक है। धीरे से इम्प्रूवमेंट और होगा। हर चैप्टर में स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। कुछ ही चैप्टर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के ऐसे जहाँ फॉर्मूले लिखने के लिए मैं मैंडेटरी करूंगा, दिमाग में फॉर्मूला फिर भी लिख बोलूंगा मैं, बाकी हर चैप्टर में कहूंगा कि आधी प्रोसेसिंग दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, ध्यान से पढ़ो एक बार। द सम एट CI बिकम्स, बिकम्स मतलब इतना हो गया, तूने कुछ पैसे बैंक में डाले और वो इतना हो गया, मतलब ये क्या है, अमाउंट है। बिकम्स 1020 आफ्टर 3 years, मतलब ये क्या देके रखा है, A3, 3 साल के बाद का अमाउंट देके रखा है। इसके ऊपर लिख दो A3, लिख दो, बुक में लिखो A3, पेंसिल से, पेंसिल तो लाते नहीं सर, लिखो कॉपी में लिखो A3। अच्छा रहने दो, रुक जाओ, लिखना तो है नहीं अपन को। A3 लिखा, दिमाग में A3 कितना है, 1020, 1088 आफ्टर 4 years, 4 साल के बाद हो गया 1088, 1088 ना, हाँ। तो A3, A4 ये दोस्तों क्या अमाउंट से लगातार में है ना, क्या ये जीपी पर होंगे दोस्तों? जीपी में होने की खास बात क्या है सर, यहां से कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं हम। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय 1088 डिवाइडेड बाय 1020, आर आ गया दोस्तों, ये आर है, इंटरेस्ट नहीं है, कॉमन रेशियो है, इसमें से -1 कर दो, आई आ गया, लेकिन ये आई डेसिमल में आया होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 6.66 आया दोस्तों, पक्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आप लोग मेरे हेल्प के बिना करोगे और बिना पेन उठाए, एक बार ट्राई करोगे अपने आप, देखो क्या दिया और क्या मांगा है। मुझे इतना बताइए, यदि जीपी का मुझे अगला टर्म निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय आर, और पिछला टर्म निकालना है तो करो अपने आप, करो, कर लिया, क्या मतलब, क्या आंसर निकाल भाई, आ गया दोस्तों। 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है इस क्वेश्चन में, अब लगाने की जरूरत नहीं है। ए सम एट CI बिकम 6500, 6500 रुपए हो गया 6 साल के बाद, ये A6 है, 7800 के, और उसके 2 साल के बाद ये क्या है, A8। तो तू बता भाई, और 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, A10 निकालना है। A6 है, A8 है, A10 है, क्या इक्वल गैपिंग कॉन्सेप्ट है, क्या अमाउंट्स के बीच में इक्वल गैपिंग है, तो क्या ये जीपी पर होंगे? यदि आपने A8 को मल्टीप्लाई बाय आर कर दिया तो क्या आपको अगला टर्म मिल जाएगा? आर कैसे निकालोगे? आगे वाला टर्म डिवाइडेड पीछे वाला टर्म, A8 7800 डिवाइडेड बाय 6500, आर आ गया, कितना आ रहा है, 1 1.2 आ रहा है। अब A10 कैसे निकालेंगे? A8 को मल्टीप्लाई कर देंगे R से, तो 7800 मल्टीप्लाई बाय 1.2। दोस्तों क्या कल से इंप्रूव हो रही, इंक्रीज, क्या स्पीड सही हो रही है? क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका इंप्रूव हो रहा है? देखो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि 15 डेज मैं आपको अपनी एनर्जी से मैच करवाऊंगा, कि आपकी स्पीड इंप्रूव करवाऊंगा, इसलिए क्लासेस स्लो रहेंगी, ठीक है। टेंशन मतलब जब तक अपना स्पीड और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता, तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव नहीं करवा देता, तब तक मैं स्पीड इंक्रीज नहीं करूंगा। मैंने कल खुद एक्सेप्ट किया, इसको 9 लेक्चर तक पढ़ाता हूं मैं, 9 लेक्चर तक मुझे पूरा ये खत्म करने में। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड इस बार 100% आएगा, 200% वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड आएगा। पिछली बार उन्होंने एप्लीकेशन के साथ एक ही या 2 क्वेश्चन पूछा, एनपीवी वगैरह, ना वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड पूछा, ना लीजिंग पूछा, ना एनपीवी पूछा। उन्होंने परोस के दे दिया पेपर, ले भाई पास हो जाना इस बार, ठीक है। मैथ्स में मत फेल होना, पर उन्होंने क्या किया, कवर कर लिया पूरा लॉ में जाकर के, ले भाई लॉ में अच्छा पेपर लिखा है, ऐसे कैसे लिख दिया तूने लॉ में अच्छा पेपर, ऐसे कैसे, हमारे होते हुए -20 कितना है 60, तू 40 डिजर्व करता है, आए 40 तू 20 डिजर्व करता है, ऐसा हुआ है। आज एक कॉपी आई मेरे को, आयुष करके स्टूडेंट है, पास है 228 मार्क्स है पूरे फाउंडेशन में, लॉ में लटका दिया 28 नंबर। तो अब उसकी कॉपी आई है, मैंने बोला भाई चेक करवा, तो मैंने कॉपी चेक भी करवाई, राहुल सर को दिया था कॉपी। राहुल सर बोले अमन सर 7 नंबर का क्वेश्चन 0 दे दिया उसको, ऐसी कॉपी है, देखना चाहते हो कॉपी एक बार? ठीक है, मैं राहुल सर को कॉपी दूंगा, मैं तो खोल भी दूंगा, यहाँ कॉपी तो समझ में आएगा नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए। तो राहुल सर को बोलना सर, वो मैं उनको कॉपी मैंने शेयर कर दी है, आज आयुष के साथ थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं, और मैंने 4 से 5 स्टूडेंट्स को बोला मैथ्स लॉ की कॉपी मंगाओ, ठीक है, और सबकी कॉपी पर एक बार डिस्कस करते हैं, और अपन ये तो याद रहता है अपन ने क्या लिखा था, सेक्शन लिखा था कि नहीं लिखा था, तो आप लोग चेक करो कि वाकई में अपने नंबर कहाँ कटे हैं, है ना। तो अपनी दूसरों की गलती से सीख लेते हैं अपन, और उसको इस बार इंप्रूव करना बाकी सब्जेक्ट में भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। आइए, मिस्टर गुप्ता इंट्रोड्यूस न्यू नॉर्म्स ऑफ टर्नओवर, जो भी है, उसने कहा 100 का 300 हो गया, प्लस 100 रुपये तूने डाले थे, प्रिंसिपल है 300 हो गया, ये क्या है, अमाउंट। रेट मांग रहा है दोस्तों,
क्या ये इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगता है तो हमें रिवर्स अप्रोच लगाना पड़ता है? तो हम क्या करेंगे, r अपॉन 100, लेकिन r ही तो नहीं है सर, तो r उठाएंगे ऑप्शन से, और जिस भी ऑप्शन ने 100 को 300 कर दिया वो राइट है। चलिए दोस्तों ऑप्शन डी को उठाइए डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए। 44.22 100 डिवाइडेड बाय 100 r अपॉन 100 किया, +1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू, दबाइए आप लोग 3 बार, 1 2 3, क्या 299 पॉइंट समथिंग आ गया? क्या ये वो ऑप्शन है जो आपके 100 को 300 कर रहा है? ये ऑप्शन राइट है। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आज की क्लास में शुरू करते हैं अगले एडवांस शॉर्टकट के साथ। शुरू करें? चलिए पहला एडवांस शॉर्टकट हाथ सेट हो गया इस पे अच्छा खासा, अमाउंट फ्रॉम जीपी, और इस कदर जीपी बनाते हैं कि कॉमन रेशियो आर से -1 कर दो, क्या मिलेगा आपको? आए। इसके बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज पी आर स्क्वायर, 3 इयर्स के लिए पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में आर प्लस 3। चलिए दोस्तों कैलकुलेटर उठाइए, उठाओ कैलकुलेटर। आज मैंने आपको 500 रुपए दिए, इमेजिन करना देने वाला तो हूं नहीं, ठीक है ना। 500 रुपए दिए, पहले साल आपको मिलता है 10% का ब्याज, पहले साल आपको मिलता है 10% से इंटरेस्ट मिलता है। तो मुझे बताइए एक साल के बाद आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा? 550। कैसे निकाला? आप लिखो 500, लिखो 500 कैलकुलेटर में, प्लस 10%, 10 के बाद परसेंटेज का बटन दबाइए। तो ये आपने जो कैलकुलेशन किया उसमें क्या हो गया, 500 में 10% बढ़ गया। अब आपका एक साल के बाद बैंक बैलेंस कितना हो चुका है? 550। अब मैं दूसरे साल बोलता हूं यार 10% नहीं 12% दूंगा, तो तुम 12% किस पे मांगोगे? 500 पे मांगोगे कि 550 पे? सर कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर से प्लस का बटन दबाइए, प्लस 12% कर दिया, कितना हो गया? 616। थर्ड ईयर आ गया दोस्तों, अब मैं 12% नहीं 15% देता हूं आपको, तो प्लस 15%। मतलब ये बात सीधी बात है सर, हमें लास्ट बैंक बैलेंस पे अपना ब्याज जोड़ते गए और हमें इंटरेस्ट, अब हमारा बैंक बैलेंस होता चला गया। जब सेम रेट था तो मैंने कोई ट्रिक दे दी, r अपॉन 100 + 1, लेकिन यदि हर साल रेट बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? r अपॉन 100 कर नहीं सकते क्योंकि r तो हर साल बदल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक निकल करके आती है शॉर्टकट में, लिखो यहाँ पे फॉर डिफरेंशियल रेट। बुक्स आ गई ना सबके पास? लिखो, पहले लिखो फॉर कांस्टेंट रेट, हमारे पास एक ट्रिक ऑलरेडी है लेकिन फिर भी आप ये ट्रिक लिख सकते हो, p + r% + r% + r% एंड सो ऑन rn, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा उतने सालों के बाद। पर यदि फॉर डिफरेंट रेट है, फॉर डिफरेंशियल रेट, फॉर डिफरेंट रेट, ये क्या रहेगा दोस्तों? p + r नहीं रहेगा, r 1%, तो आपका अमाउंट आ गया एक साल के बाद। इसमें आपने दूसरा रेट ऐड किया r 2%, अमाउंट आ गया दूसरे साल के बाद। आपने ऐड किया r 3%, आपका अमाउंट आ गया तीसरे साल के बाद, और आपको अमाउंट मिल जाएगा जितने साल का आप इंटरेस्ट ऐड करते चले जाएंगे। आपने 10% ऐड किया पहले साल के बाद का बैंक बैलेंस, 12% ऐड किया सेकंड ईयर का बैंक बैलेंस, 15% ऐड किया तीसरे साल का बैंक बैलेंस। एक क्वेश्चन था डीपीपी पे, अब बनेगा आपको 3 अलग अलग रेट है ना, आज बनेगा। अब कर लोगे उस क्वेश्चन को? अभी रुक जाओ, अपन अभी क्वेश्चन बुक का ही करने वाले हैं पहले। ये क्लियर हो गया दोस्तों? लिख लिया? प्लीज़ आप लोग अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करिए। अब बैकअप मत करके मैं लिख लूंगा कॉपी लेकर के। जब आप क्लास में समझ के लिखते हो उसकी अंडरस्टैंडिंग एक अलग होती है, और जब किसी बुक से कॉपी पेस्ट करते हो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होती है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। हाँ बस अभी इन क्वेश्चन वो लिख लो, मैं समझाता हूँ, अभी समझाया नहीं मैंने इसको। फॉर कांस्टेंट सब में r%, कांस्टेंट मतलब हर साल 10%, 10%, 10% है, तो रेट सेम है r वाला नहीं। और डिफरेंट रेट है, तो पहले साल r1, दूसरे साल r2, तीसरे साल r3। ये बताना चाहता है कि हर साल रेट बदल रहे हैं, r नहीं है, सब में सेम नहीं है रेट। लिख लिया? आगे बढ़े दोस्तों, एक क्वेश्चन पर आइए मेन बुक पर, क्वेश्चन बैंक पर। देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अ सम ऑफ 15,000। आज आपने 15,000 रुपए बैंक में डाले, बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 40। सुनिएगा, जब भी मैं कह रहा हूं हाँ बोलो, तो बोलना है आपको हाँ। दोस्तों आज अपन ने 15,000 बैंक में डाले, बोलो हाँ। हाँ
10% मिलता है पहले साल के लिए, 12% मिलता है सेकेंड ईयर के लिए, और 15% मिलता है तीसरे साल के लिए। कंपाउंडिंग एनुअली होती है। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेबल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? ठीक है, रुक जाओ, टाइप करो 15,000 कैलकुलेटर में, टाइप किया, प्लस एक साल के बाद आपको बैंक बैलेंस निकालना है। पहले साल के आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, प्लस करो 10%। ये आपका पहले साल के बाद का बैंक बैलेंस आ गया। अब अगला ब्याज इस पे मिलेगा आपको, बोलो हाँ, प्लस करो R2। R2 कितना है 12, प्लस 12%। तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना है आपका 15, प्लस 15%। ये जो आया दोस्तों, ये बैंक अमाउंट है कि इंटरेस्ट? पर मैंने आपसे अमाउंट नहीं मांगा, मैंने आपसे टोटल इंटरेस्ट मांगा है। इस अमाउंट से क्या खींच के निकाल दूं, माइनस कर दो प्रिंसिपल 15,000, 6252। अब आप देखिए इस ट्रिक को समझिए। डिफरेंट रेट, यदि हर साल रेट बदल रहे हैं, 15,000 में आपने पहले 10% ऐड किया, फिर 12% ऐड किया, प्लस R3 15% ऐड किया, आपका अमाउंट आता है। देखिए इधर क्या आता है आपका अमाउंट, ना कि इंटरेस्ट। बैंक बैलेंस आ गया, अमाउंट मांगा है तो टैली कर ले भाई, इंटरेस्ट मांगा है तो प्रिंसिपल को माइनस कर दे, वो तो सेम पैटर्न जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आसान था ये क्वेश्चन? नहीं, चलो कम, हाँ बिल्कुल। यदि मान लो कंपाउंडिंग एनुअली की जगह हाफ ईयरली होती तो हम क्या करते, पहले हाफ ईयरली लगाते पहले साल के लिए, R/200 करते अपन, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन ले लूंगा मैं, ठीक है, उस पर क्वेश्चन लूंगा मैं, एक बार रुक जाओ सभी, ठीक है। पहले साल का बैंक बैलेंस निकालते, फिर उस पर हम लोग मान लेते पहले साल क्वार्टरली होता, हाफ, अलग ही क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूँ। पहले साल हाफ ईयरली करेंगे, अगले साल क्वार्टरली कर देंगे, रेट भी बदल देंगे। कल तो किया था, पहले के 4 साल तक क्या हो रहा था, रेट भी अलग था, कल तो कहते फुल फ्लेज क्वेश्चन वही वाला था, पैटर्न हो गया, वैसे करेंगे उसको, हर साल के बैंक बैलेंस निकालेंगे। दोस्तों ये पॉइंट हो गया, क्लियर है? चलिए, आसान था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर क्वेश्चन आता है इस पर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, अच्छा ये क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन आया था, मैंने LDR मार्क कराया था आपको लास्ट अटेम्प्ट में कि इस बार क्वेश्चन आएगा, मैंने कहा था, और क्वेश्चन एडवांस शॉर्टकट नंबर 4 पे था। और देखो मजेदार बात ये थी, 2017 का क्वेश्चन डिस्कस भी किया था अपन ने, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था 2017 का सवाल, सेम 2017 का जो क्वेश्चन था वो रिपीट हुआ पिछली बार। यदि क्वेश्चन के दर्शन करना चाहते हैं 2017 वाले के, तो आपको पास एग्जाम क्वेश्चन मिलेंगे इस पर। अच्छा, अभी मैंने पास एग्जाम क्वेश्चन की बुक अलग कर दी है आपकी, इसमें नहीं है क्योंकि बुक बहुत मोटी हो जाती है पास एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि मुझे वैसे सोल्यूशन डालना पड़ता है। इस बार दोस्तों एक किताब मैं बना रहा हूँ जिसपे हर एक क्वेश्चन में QR कोड लगा दिया है मैंने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन में, जो कि मेरी पूरी कोशिश है मैं आपको 30 अप्रैल तक दे दूंगा, ताकि मई के महीने में जब आप पास्ट एग्जाम क्वेश्चन करते हैं और आपको मेरे ही सोल्यूशन, जो मैं जिस पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ उसी पैटर्न से मेरे हैंड रिटन सोल्यूशन मिलेंगे आपको। यदि आपको लगता है कि ये हैंड रिटन सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, तो हर क्वेश्चन के ऊपर QR कोड रहेगा, स्कैन करना, आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उसका। तो एक ऐसी किताब मैं बना रहा हूँ जैसे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन बच्चे इसलिए भागते हैं, एक तो लेंदी मेथड रहते हैं उसमें, और दूसरा लेंदी मेथड समझ में आया नहीं तो समझाने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। तो अपन को किताब मैं 30 अप्रैल तक ड्राफ्ट कर दूंगा। शायद तक ऐसा हो सकता है सारे चैप्टर्स नहीं कर पाऊँ, क्योंकि लगभग 5000 क्वेश्चन रिकॉर्ड करना है मेरे को उसमें, इतने इससे ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, जिन चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में प्रायोरिटी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बुक्स तैयार कर, बुक्स रेडी है, मैं सॉल्यूशन हैंड रिटन बनाने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है उसमें, क्योंकि जो रेडीमेड सॉल्यूशन जो स्कैनर अभी तक देता है ना, उसमें से आपके ट्रस्ट में सिर्फ 20% सॉल्यूशन ही आपके दिमाग में जाते हैं, 80% ऊपर से उड़ जाता है। रेशियो प्रपोर्शन डायसे समझ में आता है, इक्वेशन समझ में आता है, लॉगरिथम समझ में आता है, क्योंकि अलजबरा है, अलजबरा के पैटर्न बदलते नहीं हैं सॉल्व करने के, लेकिन इसके बाद हर चैप्टर में पैटर्न बदल जाता है। जैसे पीएनसी का क्वेश्चन यदि आप पास एग्जाम में देखोगे और यदि आपने उसका सॉल्यूशन देख लिया गलती से भी, तो अभी का कॉन्फिडेंस पूरा खराब हो जाएगा। अब ऑल्टरनेट नॉन ऑल्टरनेट को अभी तक तो ICAI मॉड्यूल में ही गलती थी। जैसे एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, आप समझना, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि मुझे ये सब गलतियों से डरना नहीं है, इंप्रूव करना है, और ऐसे सॉल्यूशन को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है जो मॉड्यूल में अब तक दिए हुए हैं, स्कैनर में अब तक दिए हुए हैं। इस बार जो एक क्वेश्चन आया 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो सो दैट no 2 बॉयज़ एंड no 2 गर्ल्स कम टुगेदर, ये भी LDR मार्क करवाया था, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। वही 5 लड़के 5 लड़कियों की जगह 6 लड़के और 5 गर्ल्स कर देता तो आंसर अलग हो जाता, पैटर्न अलग हो जाता। वही मैं ऑल्टरनेट वर्ड नहीं लिखता तो क्वेश्चन अलग हो जाता। लेकिन अभी तक 2021 तक उन्होंने 21 में अमेंडमेंट लाया, 5 क्वेश्चन बैक टू बैक एक ही पैटर्न से सॉल्व करें जो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से गलत है, और स्कैनर में अभी तक वो आंसर अपडेट नहीं हुए, वैसे ही चलते आ रहे हैं। मॉड्यूल तो अपडेट हो गई, पास एग्जाम क्वेश्चन अपडेट हुए ही नहीं अभी तक, तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलने वाले। आप यदि रट्टा भी करके चले जाओगे इस क्वेश्चन को तो भी गलत कर जाओगे आप वहाँ पे एग्जाम में।
तो ये सब प्रेशर ऐड नहीं होना चाहिए इस बार। तो मेरी पूरी कोशिश है कि भाई 22 चैप्टर में से मैं 10 चैप्टर तो 200% रेडी कर दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट, और जो नहीं कर पाया वो अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग माय लेवल बेस्ट, इसलिए पास्ट एग्जाम क्वेश्चन इस किताब से हटा दिए हैं। पिछली बार ये किताब 600 पेज की हो गई थी, तो उसके 2 टुकड़े कर दिए थे क्लास में लोगों ने, आधा लाएंगे आज, आधा लाएंगे बाद में। तो मैंने डिसाइड किया चलो इसमें से थोड़ा सॉर्टेड करते हैं चीज़ों को। चलो दोस्तों, ये ALP आप लोग देख रहे हैं, जो ALP नाम से शीट्स बनी हुई हैं, ये पुराने बैच में DPP नाम से थी उस टाइम पे। अब ये बड़ी आसान हो गई है, तो इसको अपने बुक में डाल दिया, और जो अब आपको DPP मिल रही है वो अलग है, कुछ उसमें खास है। तो अब ये क्या होगा, अगले अटेम्प्ट में ये जो DPP आप कर रहे हो ये आसान लगने लग जाएगी, इसको किताब में डाल देंगे और फिर कुछ नए क्वेश्चन बनाएंगे। और मैंने वादा किया था कि मैं आपको एक सोर्स दिखाऊंगा कि जिन सोर्सेज से आपकी DPP बन रही है ना, वो कहीं ऐसा नहीं कि मैंने रैंडम क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने हैं तो मैंने उठा के डाल दिए हैं। मैं कल आपको किताब दिखाऊंगा, लाना भूल गया, मैं आपको ऐसा सोर्स दिखाऊंगा जो सोर्स अब आपके हाथ में नहीं है इंस्टीट्यूट का, मैथ्स का, लेकिन वो उनके क्वेश्चन बैंक में भरा हुआ है। मतलब सोचो, एक छोटी सी साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूँ इसको, एक कंप्यूटर है, PC है, जहाँ पे पूरा क्वेश्चन स्टोर्ड पड़ा हुआ है इंस्टीट्यूट के पास। उसमें से उन्होंने कहा 3 लाइब्रेरी है, एक है ये ABC, उन्होंने कहा चलो ये A वाली लाइब्रेरी बच्चों को दे दो पढ़ने के लिए, जो कि आपके हाथ में आती है मॉड्यूल के नाम से, करेक्ट। फिर लाइब्रेरी B और C, वो कहते हैं इसको मत दो, सब कुछ दे देंगे तो कैसे बात बनेगी, इसको मत दो, ये हम अपने पास रखते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस MTP RTP नए क्वेश्चंस ड्राफ्ट करते बनेगा हमें। वही लाइब्रेरी दोस्तों आपकी DPP है। मैं आपको ये भी कहता हूँ, आप पिछले MTP उठा के देखो और आप ये DPP तैयार उठा के देखो, आपको पिछले MTP के क्वेश्चन और DPP के क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच करते हुए मिलेंगे आपको, एग्जैक्ट। क्योंकि मैं वो कह रहा हूँ, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि मैंने रैंडमली 11th 12th कहीं से उठा लिया, RD शर्मा से उठा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है अदर देन प्रोबेबिलिटी। सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर जो 12th से मैंने उठाया है, क्योंकि मॉड्यूल ने तो कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ क्वेश्चन डाल दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन डाल दिए हैं, तू कर लेना भाई। और देखो ऑड इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट में क्या बेहतरीन सवाल लेकर के आ रही है वो, बेहतरीन। और ये भी फैक्ट है, जब मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मैंने देखा कि यार तो क्लास 12 से उठा रहा है यार पूरा प्रोबेबिलिटी, बच्चों को करवा देते हैं अपन, इसलिए बस मैंने उस चैप्टर को कंपाइल अलग तरीके से किया है, ऐसे सोर्स से किया जहाँ पे नॉलेज अच्छा है, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर आपके सारे कंपाइलेशन आपके ICAI के बाहर से कुछ भी नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चन है जो उनके PC में ABC लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, बस। JEE की मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया। मैं जानता हूँ, मैं जब मैं बोलता हूँ लगता है सर एडवांस लेवल के लिए JEE घुसा देंगे क्यों, पढ़े हुए हैं, मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं एक भी नहीं उठाया, ट्रस्ट मी। और इनफैक्ट मैंने स्टार्टिंग के 2 साल जब मेरी ट्रेनिंग थी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में था मैं, FDP, तो FDP में मैं सीखने ज़रूर वहाँ पे गया था कोटा में। वहाँ पे होता है कि ट्रेनिंग होती है, आपको पढ़ाना कैसे, आपको रिसर्च कैसे करना है। टीचिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट कि पढ़ाना है आपको, टीचिंग इज़ ऑल अबाउट कि आप रिसर्च में अपने कैसे एंगेज रहोगे। तो जब मैं उस प्रोग्राम में था 6 महीने के प्रोग्राम में, तो मुझे यही बताया गया कि आप जिस रेलेवेंट क्राउड को आप पढ़ा रहे हो उस रेलेवेंट क्राउड पे आप रिसर्च कैसे करो। इट वॉज नॉट, अब जैसे ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स का कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है साइंस विंग में, आपके विंग में अलाउड है। आप सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स ही ऐसा विंग है जहाँ पे अलाउड है। एक भी क्वेश्चन आपके डेटा बैंक के बाहर का नहीं है, एक भी नहीं है, ट्रस्ट मी। तो आप इस सोर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करो। और दोस्तों कोशिश करो कि दुनिया दी कह भी रही है तू छोड़ के चले जा, तू छोड़ के मत जा भाई, मत जा छोड़ के। वो A1 A2 G1 G2 लिखता है, GM की जगह GM ना लिख करके G1 G2 लिखता है, और उसको कह देता है दिस आर द 2 ज्योमेट्रिक मीन्स। तो देखो अभी तक हमारे ज्योमेट्रिक मीन को लिखने की आदत है, GM पूरा लिखते हैं हम, लेकिन मॉड्यूल ने क्या किया, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन देखना G1 एंड G2 लिख दिया, तो आपको लगता है कोई नया टर्मिनोलॉजी आ गया एग्जाम में सडनली, एंड आगे क्लैरिफाई करता है दिस आर द 2 ज्योमेट्रिक मीन, और हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं उस क्वेश्चन में। तो बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट्स पे हिट करता है आपको, ऐसे क्वेश्चन से भागना बंद करो। S1 S2 S3 आर द 3 सम, लेकिन आप SN करके फॉर्मूला याद करते हो सम का, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, पर जब S1 देखते हो तो आप ये भूल जाते हो कि 1 मतलब पहले प्लेस तक का सम, S2 मतलब 2 प्लेस का सम, तो वह घबराना बंद कर। तो ये बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें हमको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में। ये पॉइंट समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। और दोस्तों 21 तारीख के बाद से 21 तारीख तक मैं आपके हो सकता है स्पीड कम चलाऊं, मुझे आपको सबसे आपको मैच करना है, आपका एनर्जी मैच करना है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भरना है कि आप हर चैप्टर समझने के सक्षम हो, मैथ्स से भागने की ज़रूरत नहीं है। जहां आपके अंदर मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखा, ट्रस्ट मी मैं आपको ओवर टाइम बैठाऊंगा, डेफिनेटली बैठाऊंगा। एक्सपेक्ट मत करना कि हम 4 के बाद नहीं बैठेंगे, बैठने वाले हैं 4 बजे के बाद, ठीक है। पर मैं ये ज़रूर मेक श्योर करूँगा कि कोई भी बच्चा मेरी वजह से यहाँ पे अननेसेसरी बैठा ना रह जाए, 2-2.5 घंटा वेस्ट ना हो। मैं कंटिन्यूटी में अपनी क्लास रखूँगा आधी घंटे के ब्रेक में, ठीक है। तो हम लोग 21 तारीख से बैठेंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के हैं, उत्तर प्रदेश के, यहाँ वहाँ हैं, पर उनको आने में समय लग रहा है। तो मैं नहीं चाहता इतना ज़्यादा बैकअप क्रिएट हो किसी के भी लाइफ में, और 21 फरवरी से हम स्पीड शानदार कर लेंगे अपने, ठीक है। चलो
इस क्वेश्चन आइएगा एडवांस शॉर्टकट पे। और दोस्तों इसको लिखो वापस LDR, कोई भरोसा नहीं है वापस रिपीट होएगा, हो सकता है एग्जाम में ना आए क्योंकि आ चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मत सोचना रिपीट हुए क्वेश्चन इस बार तो इतना फुद्दू टाइप का पेपर बनाया गया, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट को ही 2 बार पूछ लिया उसने 2 की पावर n 2 बार पूछ लिया, सेम क्वेश्चन बुक एग्जाम में ही पूछ लिया 2 बार। तो मतलब उसने उठाया क्वेश्चन, ले भाई पेपर बनाना बना दे, एक दिन पहले जबरदस्ती बनाया पेपर पूरा। लिखो LDR और लिखो इफ अ सम ऑफ मनी, इफ अ sum of money, रुक जाओ if, ठीक है रुक जाओ, if a sum amounts to m times in n years, then in q years it will amounts to aq is equals to m raised to the power q upon n, then it will amounts to m raised to the power q upon n। दोस्तों इसमें हाईलाइट करिए आप m टाइम्स n ईयर्स q ईयर्स और ये पूरा फॉर्मूला, बस इतने वर्ड्स को आप हाईलाइट या अंडरलाइन करिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ 3 कलर की पेन मेंटेन करो, ब्लू, रेड और एक हाइलाइटर, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करना यहाँ पे। इफ अ सम अमाउंट्स टू m टाइम्स इन n ईयर्स, देन इन q ईयर्स, q फॉर क्वीन वाला q ईयर्स, इट विल अमाउंट्स टू, ये जो aq लिखा है एक यूनिट छोटा सा q है, बराबर मत लिखना, अपन ऐसे a2 लिखते हैं ना, a2 अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, वैसे aq वही है q ईयर्स, देन aq इज इक्वल्स टू m की पावर q अपॉन n। आगे बढ़े दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त लेवल पे एफर्ट्स देना इस पे, ये आपके अच्छे खासे एक पेज के पूरे आंसर को एलिमिनेट करेगा, पूरे एक पेज के आंसर को एलिमिनेट करेगा। गलती से वो क्वेश्चन हट गया, मतलब मैंने इस पास्ट एग्जाम को अलग कर दिया, वरना क्वेश्चन 2017 का जाके देखिएगा, दिसंबर 2017 का एक सवाल था जो कि सेम क्वेश्चन आपके 2022 दिसंबर में आया था, सेम क्वेश्चन था। मैं आपको विथ फिगर क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, शुरू करें डिस्कशन। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमें क्वेश्चन ये नहीं बताता कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कभी नहीं बताता। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहीं मैं बता रहा था कि मैंने 15,000 इन्वेस्ट किए, 10%, 12%, 15% से ब्याज कमाया, तो तू बता 3 साल के बाद कितना हो जाएगा। 15,000 इन्वेस्ट किए, ये मैं बता रहा था, बोलो हाँ, मतलब क्वेश्चन बता रहा था। अब कह रहा है मैंने डाले कुछ पैसे बैंक में, डबल हो गए, क्या हो गए, डबल को मैं तो ऐसा कह लूं, या तो ऐसा कह दूं 2 टाइम्स हो गए। ट्रिपल मतलब क्या, 3 टाइम्स। अब आपको कह रहा है मैंने कुछ पैसे डाले, अब तू 1000 डाल चाहे 5000 डाल, डेटा उतना ही गुना बढ़ रहा है, ठीक है। m टाइम्स हो गया, मतलब 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। आपको वो डेटा कैसे दे रहा है, टाइम्स में दे रहा है। तो कितना भी पैसा डाल, वो m टाइम्स हो गया n ईयर्स में, 3 गुना हो गया 5 सालों में। कितना हो गया, 3 गुना। ये 3 गुना 3 टाइम्स, ये दोस्तों m है, कितने सालों में हो गया, 5 सालों में। ये क्या आपका n है। क्वेश्चन में आपको हमेशा 1 ईयर का डेटा दे देगा, इतना गुना हो गया इतने सालों में, ये आपको हमेशा 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 देगा। तो आपको m और n सवाल में देगा। अब आप बताओगे m क्या है और n क्या है, ठीक है। ये सम ऑफ मनी 4 टाइम इटसेल्फ इन 6 ईयर्स, m क्या है 4, n क्या है, मतलब इन शॉर्ट आप ये भी देख सकते हो, n ईयर्स में होगा वो n है, जो टाइम्स में होगा वो क्या है, m है। तो वो कह रहा है तू बता 10 सालों में कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स में ही पूछ रहा है, टाइम्स में डेटा दिया और कह रहा है तू टाइम्स में बता ये कितना गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हो क्या, ये नहीं कहा कि 15,000 डाला तो वो कितना हो गया, वो कह रहा है भाई डबल हो गया इतने सालों में, तो तू बता 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा, तू बता 10 साल में कितना गुना हो जाएगा। टाइम्स में डेटा दिया, टाइम्स में ही आंसर मांग रहा है आपसे। इस बार का क्वेश्चन था इफ अ सम ऑफ मनी 4 टाइम इटसेल्फ इन इतना ईयर, देन 32 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा। क्वेश्चन था 32 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा, सेम क्वेश्चन था। डेटा भी टाइम्स में दिया और मांग भी टाइम्स में रहा है। ये पॉइंट क्लियर है। इसको मैं 2 बार समझाऊंगा, पहली बार में आपको 60% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पर आपको ऐसा लगेगा सर क्लिक नहीं कर रहा है बस, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा और 100% क्लिक करेगा आपको, ठीक है। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने क्रिएट की दोस्तों, उसके हिसाब से आप मुझे इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन करके दोगे। अब जितने भी नए लोग आए हैं आप टेंशन मत लो, ये अलग ही शॉर्टकट है,
ठीक है, इसका पहले की ट्रिक से कोई लेना देना नहीं था, पूरा ध्यान दो यहां पे प्लीज, सुनिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान से देखिए। इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम विल बिकम 27 टाइम्स, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, एक बार इसके आगे पढ़ो, ये वाला पार्ट पढ़ो। व्हेन इट ट्रिपल इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, एक बार का डेटा तो देगा ही देगा। व्हेन इट ट्रिपल इटसेल्फ, 3 गुना हो जाता है 2 सालों में, तो मुझे बताइए m क्या है और n क्या है? 3 गुना हो गया m, कितने सालों में हो गया n, कितने सालों में हो गया? दोस्तों मैं ये कह सकता हूं क्या कि इस क्वेश्चन में आपको m और n दिया हुआ है, 3 टाइम्स हो गया, बोलो हाँ, कितने सालों में? 2, n दिया है। अब दोस्तों इस पूरे पैटर्न में 2 ही चीज पूछ सकता है वो आपसे, या तो वो एग्जाम में आपसे AQ पूछेगा, AQ का मतलब होता है टाइम्स ही पूछ रहा है, कितना टाइम कितना गुना हो जाएगा, या तो आपको इतना गुना हो गया दे देगा, तू बता कितने सालों में। मतलब आपसे या तो आपसे AQ मांगेगा या तो आपसे Q मांगेगा। अब समझो, अब समझो, यहां पे सुनो, आपको M और N तो देगा ही, बोलो हाँ, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना गुना कितने सालों में हो गया, कहां दिया हुआ है। कई बार वो स्टार्टिंग दे देगा, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, उसके बाद दिया कि 3 गुना हो गया कितने सालों में? 2 सालों में, बोलो हाँ या ना। अब कह रहा है भाई अब तुझे बस ये देखना है कि AQ मांगा है कि Q मांगा है। अब सुनो, एक मैं तुमको एक देसी तरीका देता हूं, ईयर्स मांग रहा है, क्या मांग रहा है? ईयर्स, तो Q मांग रहा है, और ईयर्स दे दिया है, कह रहा है इतना टाइम्स, कितना टाइम्स हो जाएगा इतने सालों में, टाइम्स मांग रहा है, कितना गुना हो जाएगा, तो आपसे AQ मांग रहा है, खत्म। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मैं फिर से पूछता हूं, M और N क्लियर है, इतना गुना हो गया इतने सालों में दिया है, M और N दिया है, 2 चीजें मांग सकता है, या तो AQ या तो Q। यदि टाइम्स मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? AQ, और ईयर्स मांग रहा है तो क्या मांग रहा है? Q। ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अब आपको क्लियर होगी 100% अंडरस्टैंडिंग। हाउ मेनी ईयर्स, ईयर्स मांग रहा है, क्यों? इट विल बिकम 27 टाइम्स, 27 गुना हो जाएगा, क्या दिया है? AQ। तू बता 27 गुना कितने सालों में हो जाएगा, समझा क्या? और मैं ऐसा कहता तो तू बता 6 सालों में कितना गुना हो जाएगा, तो 6 साल ये क्या है? Q। कितना गुना हो जाएगा बता, क्या मांगा है? AQ। समझा क्या दोस्तों? इस बार जो क्वेश्चन था ईयर मांगा था, 32 गुना हो जाएगा, सेम क्वेश्चन था, मतलब बस 27 की जगह एग्जाम में क्या था? 32 था। वो 2017 की क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूं ना, उनका क्वेश्चन बैंक का लाइब्रेरी फिक्स्ड है, लाइब्रेरी A, B और C, उसमें से उठाएंगे, हर साल पेपर बनाएंगे। तू पूरा क्वेश्चन बैंक, पूरा लाइब्रेरी ABC पूरा चार्ट डाल एकदम अच्छे से, 2 बार पेपर में जाके तू ब्लैंक हो ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10 नए क्वेश्चन बनाएंगे, 90 तो तेरे ज्यूरिडिक्शन के अंदर का ही है। तुझे पता है इसका ऑप्शन D है, तुझे पता है इसका ऑप्शन C है, मैंने किया है, पर इतने सारे क्वेश्चन रट्टा नहीं मारना है, समझना है अपन को, ठीक है। चलो दोस्तों मुझे बताओ, क्या 27 गुना टाइम्स दिया हुआ है? बोलो हाँ। क्या मैं कह दूं ईयर्स मांग रहा है, तू बता 27 गुना कितने सालों में? तो इसका शॉर्टकट क्या है दोस्तों? AQ इज इक्वल टू M रेज टू द पावर Q अपॉन N। अब आप लोग को बस ये वाला रिलेशन याद रखना है, ये क्या है? AQ इज इक्वल टू M की पावर Q अपॉन N। तो दोस्तों मैं लिखता हूं AQ इज इक्वल टू M की पावर Q अपॉन N। मुझे बताइए AQ कितना है? 27, M कितना है? 3। दोस्तों Q मुझे निकालना है, बोलो हाँ, तो Q रहने दिया, अपॉन N कितना है? 2। अब इतना पता है क्या सर, इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों तरह का बेस सेम हो। वहां पे तो बेस 3 है, क्या 27 को 3 की पावर कुछ 3 क्यूब, मेरे को लगा 3 स्क्वायर बोलने वाला हूं, 3 क्यूब, क्या मैं इसे 3 क्यूब लिख दूं? और ये लिखा है 3 की पावर Q अपॉन 2। तुम्हारे बचपन का गलत मैथ्स कि तुम इसे कट कर दोगे, बोलोगे ये गलत होता है, ऐसा होता नहीं है कुछ भी। इसके बारे में बताऊंगा, ऐसा कट करने वाला कोई मैथ्स का नियम नहीं है। तू बता दे भाई बॉड मास के कौन से नियम से तूने कट किया? ना ब्रैकेट, ना डिवीजन, ना एडिशन, ना मल्टीपल, फिर भी हम क्या करते हैं? कट करते हैं। तो ये गलत है। ये इस गलती की वजह से आप इक्वेशन चैप्टर में गलतियां करते हो, इंटेंशनली होता रहती है गलतियां। तुम सोचते मैंने क्या गलत कर दिया यार। जैसे कि
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, आप एक एक्स एक्स कट कर दोगे, फिर कहोगे एक्स इज इक्वल टू 2, जबकि ऐसा नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर है, बोलो हाँ, जितनी पावर उतने आंसर, तो तेरा तो एक ही आंसर आ रहा है, एक और आंसर था, तूने गायब कर दिया उसको, कैसे? कट करके। तो एक कट करने वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसके बारे में अपन डेवलप करेंगे अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मैं कहूंगा इक्वेशन चैप्टर में बिल्कुल ऐसा मत करना पाप, बाकी सब चैप्टर में कर लो, चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब गलतियां अवॉइड करेंगे अपन धीरे धीरे दोस्तों, ठीक है। अभी अपन ने कट किया तुम्हारे लिए, अब क्या रह गया यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या रह गया q/2, तो q कितना आ गया 6, तो 6 सालों में वो कितना हो जाएगा 27 गुना। अब मैं कहता तू बता 6 साल में कितना गुना हो जाएगा, तुम q की जगह 6 पुट करते और अपने 27 तुमको मिल जाता। समझा क्या? इस शॉर्टकट को लिखा हुआ लगाओ LDR, और टाइम टू टाइम रिवीजन का पार्ट होना चाहिए। LDR मतलब लास्ट डे रिवीजन का पात्र ही है, तुमको एग्जाम के दिन पहले देख के जाना है, यदि एग्जाम क्वेश्चन आया बिना रिवीजन के बिखर जाओगे वहां पे। दोस्तों 4 एडवांस शॉर्टकट हमारे हो चुके हैं, और यहाँ पे हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में एक अच्छा खासा लेवल अचीव होता चला जा रहा है। आगे बढ़े, चलो ये लिख लिया क्या? लिखने का टाइम दिया मैंने, ठीक, आगे बढ़ जाए। मुझे बताइए पहला एडवांस शॉर्टकट क्या है? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट क्या फॉर्म करते हैं? जीपी, आगे वाला टर्म डिवाइड पीछे वाला टर्म देगा आर, -1 कर दे, उसमें क्या मिल जाएगा आई, डेसिमल में मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करना मत भूलना। 2 साल का डिफरेंस सी आई और ऐसा कितना PR², 3 साल का PR² ब्रैकेट में R+3। दोस्तों डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है हर साल, P + R1% + R2% + R3। अमाउंट मिल गया, अमाउंट चाहिए तो अमाउंट है ही तेरे पास, और इंटरेस्ट चाहिए तो माइनस प्रिंसिपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, m टाइम्स हो जाता है n ईयर्स में, हिंदी में ही समझना है इसको, है ना। इफ सम ऑफ मनी अमाउंट्स, ऐसा अपन कोई इंग्लिश में ऐसा नहीं लिख रहे वंस अपॉन अ टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लैंग्वेज अपन को समझ में आती है वो रिटेन करना। मेरा समझ में आ रहा है, क्लियरिटी है? कोई भी चीज़ ऐसी है जो इंग्लिश में चाहिए मेरे को बता देना, और मैं तेरा बैकअप जो भी रहेगा पूरा इंग्लिश में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में है रिकॉर्डिंग, सुनना। इफ अ सम ऑफ मनी m टाइम्स, मतलब m गुना हो जाता है, m टाइम्स हो जाता है n ईयर्स में। क्या ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन हमेशा देगा? क्वेश्चन हमेशा देगा, हमें वो मांगेगा या तो q या तो aq। मुझे बताइए टाइम्स मांग रहा है, कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा, तो क्या मांग रहा है? और ईयर्स मांग रहा है तो q। क्या है शॉर्टकट? aq इज इक्वल टू m की पावर q/n, ठीक है। चलो दोस्तों अभी आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है, वो आप लोग ट्राई करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के और लेवल अप वाले क्वेश्चंस लूंगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पे सिर्फ हमने लेवल 1 की प्रैक्टिस की है, सिर्फ लेवल 1। जितने भी क्वेश्चंस पेंडिंग दिख रहे हैं बीच बीच के, वो सब लेवल 2 पे जाएंगे। आज मैंने जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट कराया दोबारा करके आओगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हम दोबारा लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस लेंगे। अब कॉन्सेप्ट्स खत्म है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके चैलेंजिंग क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए मैं दोस्तों शुरू कर रहा हूँ अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, ले लो 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है। लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। बाकी तुमको जो करना करो, तुम बाहर गए तो 15 मिनट खराब करोगे मेरे, ठीक है। चले जाओ बाहर यार, 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। अभी टाइम हो रहा है शार्प, अरे रुको आराम से, ठीक है, जल्दी आना वापस। 11:41 हो रहा है, शार्प 11:46 पे शुरू कर दूंगा मैं, ठीक है। ये ब्रेक सिर्फ स्ट्रेच हो जाओ बाहर जा करके, व्हाट्सअप में कर दो भाई सॉरी मैं कल आ नहीं पाया, कल वैलेंटाइन डे था, ऐसा जो भी है, पर आओ वापस। हाँ किसका? हाँ 3 का क्यूब, वो m टाइम्स दिया हुआ था सवाल में, देखना। ट्रिपल इटसेल्फ, ट्रिपल मतलब क्या? 3। दिमाग लगाने मजा आ रहा है? अभी तक नहीं लगाया था? लगाया था, बता ना कौन सा? डीपीपी का करते ना, डीपीपी डिस्कस करते हैं। अच्छा यदि किसी को डीपीपी डिस्कस करना है, 5 डीपीपी डिस्कस्ड है ऑलरेडी यूट्यूब पे, वहाँ पे देख लेना एक बार, मैं डिस्कस करूँगा वैसे एक बार, ठीक है। ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नहीं यार अभी नहीं, डीपीपी एक बार एक कॉन्सेप्ट तो खत्म होने दे मेरा। बहुत स्लो चल रहा है अपन, बहुत 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 अल्ट्रा स्लो चल रहे हैं अपन अभी, और टाइम भी थोड़ा कम ले रहा हूँ अभी दोस्तों आज का टारगेट है इफेक्टिव रेट खत्म करेंगे और डेप्रीसिएशन ट्राई करेंगे ख़त्म कर लें आज, ठीक है।
तो बहुत हैवी तो नहीं हो रहा है, लॉजिक्स कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, ठीक है, हैवी हो रहा है पक्का। हाँ कौन सा बता, LDR लिखना कि समझाऊं? देख m टाइम्स और n ईयर्स, जब तुझे सवाल ये दे रहा है कि एक मिनट यार रुकिए, उसको पॉज कर लेते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ हाँ शुरू कर। भूख लग रही है, हाँ चलिए पोहा हुआ खाने चले कहीं। यार यहाँ पे भाता नहीं पाओ, मैं तुम लोग को अच्छी जगह लेके चलता हूँ एक दिन, सब लोग पहुँचो एक दिन नागपुरी तड़का, पता है कहाँ पे? करवे नगर, वहीं रहता है क्या? अच्छा अरे भाई गेट तो बंद क्या करो। अगले के अगले संडे चलते हैं, ये संडे तो नहीं हो पाएगा, अगले संडे चलते हैं। चलिए शुरू करें। देखो चलो छोड़ जाने दो, ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू करें। मुझे बताओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इफेक्टिव होता है सर, जो होता है वो इफेक्टिव हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है। चलिए एक बार इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की जानकारी लेते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, देखो बुक की लैंग्वेज छोड़ो, यहाँ पे ध्यान देना। दोस्तों आज मैंने 100 रुपये बैंक में डाले, 6% के हिसाब से मुझे ब्याज मिलता है। सुनना, 6% के हिसाब से मुझे ब्याज मिलता है। तो मुझे बताओ 1 साल का मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 6 रुपये पक्का। पर मुझे इंटरेस्ट इस बार ईयरली ना मिलके हाफ ईयरली मिलता है। कैसे मिलता है? हाफ ईयरली। तो दोस्तों मुझे 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, एक बार तो 6 महीने के बाद पहला ब्याज मिल जाएगा और अगला ब्याज फिर 6 महीने के बाद। तो आप एक काम करिए, उठाइए कैलकुलेटर, 100 पे लगाइए 6%, तो आपको 6 रुपये दिख रहा होगा यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। ये 6 रुपये तो पूरे 1 साल का है, तुमको आधे साल का चाहिए तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कितना इंटरेस्ट हुआ? तो तुम्हारा क्या हुआ दोस्तों, 6 महीने के बाद जब तुमने कहा बैंक बैंक मेरा ब्याज, बैंक ने कहा लो 3 रुपये, तुमने बोला मेरा बैंक बैलेंस कितना हो गया? कितना हो गया? 103। अब मुझे बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, मतलब जब हमको इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिला तो 6 महीने के बाद तुम्हारा बैंक में पैसा बढ़ गया? बढ़ गया ना, बोलो हाँ या ना। अब बैंक को बताओ, अब बता बैंक मुझे मेरा ब्याज किस पे देगा तू? 103। इस वजह कहते हैं ना कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर्स, है ना, क्योंकि अब आपको ब्याज 100 पे नहीं किसे मिल रहा है? 103 पे। तो मुझे बताइए ये वाला जो 6 महीने बचे, इस पे ब्याज कितना? 3 रुपए? नहीं सर वो तो 100 पे निकाला था, अब मैं ब्याज किस पे निकालूंगा अगले 6 महीने का? 100 निकालो, 103 पे इंटू 6%, कितना हो गया? 6.18। लेकिन पूरे साल का हुआ ना, जब आप परसेंटेज का बटन दबाते हो ना दोस्तों, तो वो 1 साल का हो जाता है। डिवाइड बाय 2 करो, तो आपने कहा ओ भैया यहां पे कितना हो गया? 3 अब मुझे बताओ, वैसे तो तुमने साल भर में कमाना था 6 रुपए, है ना, पर तुमने कंपाउंडिंग बीच में ही करवा ली अपनी, तो तुमको दोस्तों कितना मिल गया ब्याज? 3 प्लस 3.09 कितना? 6.09। तुमने इफेक्टिवली 6 रुपए कमाए कि 6.09 कमाए? यही इफेक्टिव रेट है। अब दिख रहा है 6%, पर तूने कमाया कितना? 6.09 पर। इसी को निकालना दोस्तों कि जब कंपाउंडिंग ईयरली ना हो करके, जब कंपाउंडिंग ईयरली ना हो करके हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली हो जाती है, तो पैसा बीच में बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो तुम इफेक्टिवली क्या करते हो? एट द एंड ज्यादा कमाते हो। तो ज्यादा किस रेट से कमाया भाई? एक्चुअली तूने कितना कमाया? 6 कमाया कि 6.09 कमाया? एक्चुअल रेट, दैट इज इफेक्टिव रेट। अब यहां पे क्या था, मैंने 100 रुपए को आधार बनाया था। क्यों मैंने 100 रुपए का आधार बनाया? क्योंकि दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम होता है, तो कभी आप ऐसा नहीं कहोगे सर 2 साल तक, 3 साल, ऐसी कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ऑलवेज पर एनम रेट्स। इसलिए दोस्तों इफेक्टिव रेट में कभी ये नहीं कहता क्वेश्चन कि इफेक्टिव रेट निकालिए 5 साल का। अरे पागल हो गया क्या? क्वेश्चन ही गलत है। 6% पर एनम, 7% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पर एनम हम देते हैं कभी भी, ठीक है। वो हम कहीं 5 साल का इफेक्टिव रेट नहीं होता। इसलिए मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ जो कि कहना गलत है, सुनिए, लेकिन लिखना पड़ता है अपन, लिखना यहाँ पे बेस
इज इक्वल्स टू 1 ईयर। यहाँ पे लिखो, पर ये समझो मैं ये इसलिए लिखवा रहा था कि आप गलती ना करो, पर ये बात मैं ना भी कहूं तो ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। अरे सर रेट निकाल रहे हैं, वो तो पर एनम ही निकालेंगे, उसमें 1 साल लिखवाने वाली क्या बात थी, लिख लो। लेकिन जिनके पास किताब नहीं है कोशिश करिए आज बुक्स ले लीजिए, क्योंकि कल से हम लोग शायद डेप्रीसिएशन भी क्रॉस कर जाएंगे, और डेप्रीसिएशन में यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिकल। जब तक आप समझ के नहीं लिखोगे, मैं इसलिए कह रहा था भाई तू बुक लेकर के जा फर्स्ट डे पे, बुक इसलिए लेके जा, मज़ा तब आएगा जब तू लिखेगा, वरना क्लास में जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी, जब तक आप लिखोगे नहीं, आपका ध्यान इधर उधर होता रहेगा। मैं आपको क्लास में एंगेज रखता हूँ, या तो समझा करके या तो लिखवा करके, तीसरी कोई एक्टिविटी के लिए आपको ब्लैंक छोड़ना नहीं चाहता, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो खाली हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। चलो अब सुनना दोस्तों, हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सुर में कहेंगे 3, 2, 1। हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है? R अपॉन 100 प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ भी हमारी ट्रिक की शुरुआत होती है R अपॉन 100 प्लस 1। रुकिए, लिखना नहीं अभी, नहीं। यदि मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, और इफेक्टिव रेट है तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रिंसिपल का कोई रोल ही नहीं है। और जो हम रेट निकालते हैं एज पर 100 निकालते हैं ना, जब आप घर पे आके कहते थे कितना परसेंटेज है 62%, तो घर वाले पूछते थे क्या कितने में? भाई 100 में 62। ये नोन था ना। हाँ, इंस्टीट्यूट इस पर भी अच्छा क्वेश्चन खेली इस बार, बताऊंगा उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल, आपके मॉड्यूल का ही है वो, तो बहुत अच्छा सवाल है, लेंगे उसको। सुनना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 100 करिए, क्योंकि आप रेट एज पर 100 ही बताते हैं। इसलिए सवाल में यदि प्रिंसिपल दे भी देगा तो उससे भ्रम पैदा कर रहा है। आपने 5,000 रुपये लगाए, बताओ इफेक्टिव रेट कितना होगा ना? अरे तू 5,000 लगा चाहे 50,000 लगा, भाई मैं तो अपना रेट एज पर 100 दूंगा ना, थोड़ा एज पर 5,000 दूंगा। इसलिए आपको मल्टीप्लाई में हमेशा क्या करना है यहाँ पे? 100। ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अभी, प्रिंसिपल दूंगा फिर भी कंफ्यूज भी करेंगे अपन वहाँ पे, ठीक है। अब आप दबाइए इक्वल टू का बटन और आप कर दीजिए -100, जो भी आ रहा है उसमें कर दीजिए -100, आंख बंद करके -100 कर दीजिए और आपको मिल जाएगा आपका इफेक्टिव रेट। दोस्तों एक मिनट रुक जाओ। इक्वल टू का बटन दबाने पे वहाँ पर क्या आता था? अमाउंट से खींच के क्या माइनस करते थे? प्रिंसिपल। देखिए यहाँ भी जब मैंने इक्वल टू का बटन दबाया तो आया अमाउंट, पर यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल क्या है मेरा 100 है, तो मैंने -100 ही कराया, मतलब अल्टीमेटली मैंने माइनस प्रिंसिपल ही कराया। बस फर्क कितना है, यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल हमेशा क्या रहने वाला है? 100। समझा क्या? अभी लिखना नहीं, अभी नहीं। हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहाँ से होती है? +1। मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल करेंगे तो क्या मिलेगा? अमाउंट। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या मिलेगा? जो भी आएगा -100, उसमें क्या मिलेगा? इफेक्टिव रेट। दोस्तों इफेक्टिव रेट एक पर एनम कैलकुलेशन है। यदि क्वेश्चन में कह रहा है इफेक्टिव रेट निकालिए, n = 5 ईयर दिया भी हुआ है तो उसका कोई सेंस बनता है क्या? नहीं, वो फुद्दू बना रहा है तुमको, ठीक है ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता। इफेक्टिव रेट मतलब एक पर एनम रेट निकालना। तो मुझे बताइए आप इक्वल टू का बटन कितने बार दबाएंगे? पर एनम है तो एक बार, ठीक है। अब दोस्तों इसको आप लोग डिकोड करना, ठीक है ना, समझ के डिकोड करना, मुझसे लिखवाना मत बस। ये तो समझ में आ गया, R/100 प्लस मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू का जो भी आ रहा है आंख बंद करके क्या करोगे? -100। क्या मिल गया दोस्तों? इफेक्टिव। इक्वल टू का बटन कितने बार? एक बार। अब दोस्तों एक थ्योरी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल पर सुनना, इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट पर एनम के कैलकुलेशन में एक ही रहेगा। भाई यदि तुझे इफेक्टिव मिल रहा है तो भी 1 साल के बाद ही मिल रहा है, बीच में पैसा बढ़ा क्या? तो उतना ही मिलने वाला जितना तेरे को एक्चुअल मिलने वाला था। पहले भी 6% था और इफेक्टिव रेट भी 6% होगा। इसलिए दोस्तों कभी भी क्वेश्चन देखना, आपको 1 साल के लिए इफेक्टिव रेट पूछता ही नहीं है, वो क्वेश्चन ही यूजलेस हो गया। अरे क्या है, नॉमिनल रेट 6%, अच्छा ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, बीच में पैसा बढ़ा ही नहीं तेरा, तो इफेक्टिव भी 6% मिला तेरे को। समझ में आ रहा है? कंपाउंडिंग यदि 1 साल के बीच में कभी हो गई तो इफेक्टिव रेट निकलेगा, वरना तो निकलेगा ही नहीं इफेक्टिव रेट। नॉमिनल रेट ही इफेक्टिव रेट हो जाएगा। समझ में आई बात? अब मुझे बताइए हाफ ईयरली है तो R/100 की 200 +1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू का जो भी आ रहा है -100। दोस्तों इक्वल टू कितने बार? मुझे बताइए 1 साल, बेस 1 ही साल का है, 1 साल में कितने हाफ ईयर? इक्वल टू कितने बार? क्वार्टरली है तो R/100 200 की 400। इक्वल टू कितने बार? बेस तो 1 ही साल है तो इक्वल टू कितने बार?
मंथली है तो आर अपॉन इक्वल टू कितने बार, समझ में आ गया? अभी लिखोगे नहीं? नहीं नहीं लिख दिया। दोस्तों मुझे बताइए, कोई भी नहीं, अभी सॉल्व नहीं करना, आराम से इत्मीनान से। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग टू नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट कितना है 3%, कह रहा है हाफ ईयर, हाँ ये हुई ना बात, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो क्या? हाँ, आर अपॉन 100 की 200, 3 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, नहीं नहीं श्रुति नहीं, गलत नाम बोल रहा हूं मैं, साक्षी नहीं, अभी नहीं करना, पहले ट्रिक को यहां पे दौड़ाओ, 3 डिवाइडेड बाय 200 प्लस मल्टीप्लाई बाय हाफ ईयरली इक्वल टू कितने बार, 1 2, अरे भाई तुम लोगों का बाद आदित्य पार्थ जो भी आ रहा है इक्वल टू के बाद -100, इक्वल टू का बटन दबाए, क्या फ्लैश हो रहा है, इफेक्टिव रेट, करो कैलकुलेशन, कौन सा, हाँ हाँ 58, आ गया? इस बार इफेक्टिव रेट का क्वेश्चन भी आया था क्या, एग्जाम में था क्या? शायद नहीं था इस बार ना, था क्या? बहुत घटिया पेपर था, बहुत ही बहुत मतलब पुण्य प्रताप करने वालों को मिलता है। हो गया? सी आ गया सबका? एक बार देख लो, कुछ पापी तो होंगे जिनका नहीं आया होगा। देखो R अपॉन 200 बोलो हाँ या ना, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितने बार, 1 2, जो भी आ रहा है -100, आंख बंद करके कर दो भैया, 3.0225। क्लियर है? अगला क्वेश्चन मेरे हेल्प के बिना खुद करेंगे आप लोग। क्वार्टरली है तो R अपॉन 100 200 की 400 आ रहा है आंसर, R अपॉन 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितने बार, 4 बार, 7 पॉइंट, ये सेम क्वेश्चन था क्या इस बार? सेम आया था 7.18, शायद क्वार्टरली था और ये सेम रेट था, सेम रेट था शायद इस बार, मॉड्यूल से पूछा उन्होंने इस बार 2 क्वेश्चन। हुआ क्या? आंसर आया? मोनिका आंसर आया? ठीक है, आया सबका? डिस्कस करना है एक बार इसको, लूँ कैलकुलेटर में? आया? अब दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये इतना बड़ा पैराग्राफ जहां दे, आप एग्जाम में डरो मत, समझ जाओ, सिर्फ घुमा रहा है इन्फॉर्मेशन में, क्वेश्चन आसान है, अब पढ़ो अच्छे से। Mr. Natarajan wants to make an investment of 50,000 in one of the 2 bank that fetches him the maximum return after 6 years। 6 साल के बाद उसको अच्छा खासा पैसा चाहिए, ये उसकी मनोकामना है, ठीक है। एक बैंक कहता है भैया हम आपको 8% देंगे, कंपाउंडिंग एनुअली होगी, और अदर बैंक कहता है भैया मैं आपको 7.5% दूंगा, लेकिन कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, सेमी एनुअली मतलब क्या, हाफ ईयरली करूंगा। तो बताइए कौन से बैंक में आप जाना पसंद करेंगे? सीधी बात है, तू 5,000 लगा चाहे 5 लाख लगा भाई, जाऊंगा तो उस बैंक में ना जो रिटर्न ज्यादा अच्छा देगा। अब पहला बैंक कहता है, देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, बैंक 1 बैंक 2 दोनों में फर्क क्या है? ये कह रहा है मैं 8% दूंगा, बोलो हाँ या ना, पर ये ईयरली देगा आपको, और ये कह रहा है भैया देख मैं 7.5%, भले रेट कम दे रहा हूं लेकिन तेरा पैसा हाफ बीच में बढ़ा देता हूं, और फिर जो बड़े हुए पैसा उस पर पैसा देता हूं तुझे, मैं हाफ ईयरली देता हूं तुझे, हाफ ईयरली, मैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली कर दूंगा तेरी भाई। तो बैंक कहता नहीं अपन को, देखिए यदि आप हर महीने अपना बैंक, मान लीजिए आपको कोई रिटर्न आता है तो बैंक कहता है क्वार्टरली आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, अरे वो तो मिलेगा ही ना, उल्लू क्या बना रहा है वो तो मिलेगा ही, क्योंकि कंपाउंडिंग यदि मान लीजिए क्वार्टरली हो रही है तो बीच में पैसा बढ़वा लिया आपने, तो उसमें तो ज़्यादा मिलेगा ही, उसमें तो क्या हीरो बन रहा है। ऐसा नहीं कि रेट बढ़ गया, तुम्हारा रेट वही रखते हैं वो लोग, पर बढ़े हुए पैसे पे आपको पैसा ज़्यादा अपने आप मिलता है। सुनना, अब देखिए, अब हम बोलेंगे सर ये तो नॉमिनल रेट है, अभी यदि नॉमिनल रेट को देख के चलें तो बैंक 1 बढ़िया लग रहा है हमको, बोलो हाँ या ना, बैंक 1 8% दे रहा है, लेकिन हम कहते हैं भैया यहाँ पे कंपाउंडिंग एक जगह ईयरली हो रही है, एक जगह हाफ ईयरली हो रही है, हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, या तो ये भी ईयरली होता ये भी ईयरली होता, तो मैं कहता जहाँ पे ज़्यादा है ले ले, एक ईयरली एक हाफ ईयरली, भैया नॉमिनल रेट से बात नहीं बनेगी, हमें निकालना पड़ेगा क्या, इफेक्टिव रेट। मुझे बताओ बिना कैलकुलेशन, ईयरली है, ईयरली में नॉमिनल और इफेक्टिव सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा क्या मैं? नहीं,
अब 7.5 को आप कन्वर्ट करो इफेक्टिव में। हाँ ठीक है, पर कितना हो रहा है वो बड़ा, पर लेकिन फिर भी 8 को क्रॉस नहीं कर पाया। इसको हाफ ईयरली को कैसे कन्वर्ट किया आप लोगों ने? ट्रिक लगा दी अपनी, R अपॉन 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू कितने बार? 1 2 जो भी आ रहा है माइनस 100, 7.64। सर देखो इफेक्टिव भी बैंक 1 का ही ज्यादा है। मजा तो तब आता कंपाउंडिंग होती मंथली, तो ये 8 को क्रॉस कर जाता, तो हम कहते क्वेश्चन अच्छा है। पर अभी भी बैंक 1 अच्छा है और इफेक्टिवली भी बैंक 1 ही ज्यादा अच्छा दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? बैंक फर्स्ट बैंक। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में आप देखो, जो इन्फॉर्मेशन 6 साल था उसका कोई यूज था क्या? नहीं। 50,000 डाला, उसका कोई यूज था क्या? नहीं। एक ही ट्रिक लगानी थी, एक ही बार लगानी थी। और जो पर एनम था, ईयरली है, वो भी कॉमन सेंस था कि ईयरली नॉमिनल और इफेक्टिव भी क्या हो जाते हैं? सेम। मतलब देखो सारा नॉलेज लेवल यूज हुआ अपना यहाँ पे, बस कोई कैलकुलेशन या तो कोई पैराग्राफ ने सिर्फ डराया तुमको एग्जाम में, समझ रहे हो क्योंकि आप? अब देखो जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है आपके पास, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, तो वहां पे उसने बेवकूफ टाइप क्या करवाया? कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवाया। 50,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो एक बार आप ईयरली, फिर 50,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो हाफ ईयरली। जो अरे क्या इंटरेस्ट ले रहा है? तो रेट कंपेयर कर, इफेक्टिव रेट कंपेयर कर। ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, सो वी आर डन विद द इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट में इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको कोई नीड नहीं है, नथिंग एट ऑल, सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़े। कौन सा? तो लिखने के लिए मेरी लिखो अपने आप, याद है ना? लिखो। अपने आप लिखो। R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू ईयरली तो एक बार, हाफ ईयरली तो 2 बार, क्वार्टरली तो 4 बार और मंथली तो 12 बार। अपने आप करो। विधि आया? क्लियर है? क्लियर है उधर मैडम? एकदम लास्ट क्लियर है पक्का? तुम लोग का लंच का कोई इशू आ रहा है ना यहाँ पे जो हॉस्टल वाले हैं? कितने बजे लंच पहुँचते हैं? तुम्हारा 12:30 बजे ब्रेक हो रहा है और लंच हो रहा है, पहुँचता है यहाँ पे 1:15 पे, तो फिर तुम इकोनॉमिक्स कर दिया पहले कर दिया, गया आप तो छोड़ो ठीक है। तो कर लंच का कितने लोगों का इशू आ रहा था? कल मेरे को आया था कि लंच का इशू आ रहा है, टाइम टेबल में चेंजेस करना है। 1 2 3 4। तेरा क्या इशू है लंच का? हाँ तो डब्बा कितने बजे जाता है? 1:30। 3-4 दिन मैनेज कर लो। मैं 21 तारीख से मैथ्स का टाइमिंग ऐसा कर दूंगा कि लंच ब्रेक तुम्हारा 1 बजे हुआ करेगा, ठीक है? 1 से 1:45 तुम्हारे लिए मन रख दिया तुम्हारा, ना तुम्हारा ना मेरा, ना 1:30 ना 2, 1:45 पे शार्प शुरू करेंगे, क्योंकि फिर 1:45 से मुझे मिलेगा टाइम सिर्फ 2:30 तक, फिर 4 बजे बैठेंगे अपन, ठीक है? ऐड करेंगे ना, डीपीपी ऐड करेंगे वो उसी टाइम पे, वो डीपीपी के लिए निकलवा रहा हूँ वो टाइम में, हाँ है ना? अभी तो 12:30 है, फिर आपका 1 से 1:45 हो जाएगा, ठीक है? लंच का इशू आ रहा है टिफ़िन का, ट्राई करते हैं टिफ़िन तुम्हारा 12:30 बजे पहुँच जाए पहले, तो वो नहीं हुआ तो करेंगे चेंज। लिख लिया ट्रिक? लो चेक कर लो किसी ने कुछ गलत तो नहीं लिखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, एक नई ट्रिक आपका वेट कर रही है, एक नया कॉन्सेप्ट आपका वेट कर रहा है, दैट इज डेप्रीसिएशन। बहुत ही आसान, बहुत ही घटिया। शुरू करें दोस्तों। हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है? खाना वाना, अच्छा नहीं खाए हाँ खाना वाना खाने वाले हो ना, तो अच्छे से बोलो एक बार। हमारी सारी की सारी ट्रिक की शुरुआत कहां से होती है? R अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल किया तो क्या मिलेगा? अमाउंट। मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ट्रिक किसको जाएगी? इफेक्टिव रेट। दोस्तों ऐसी कोई ट्रिक नहीं, डेप्रिसिएशन की बहुत छोटी सी ट्रिक है, अलग है, याद करना, ठीक है? सुनना, 1 माइनस, सुनिएगा दोस्तों, WDP मेथड के लिए है 1 माइनस R परसेंटेज, 1 माइनस R, मैंने परसेंटेज का बटन साइन बनाया, मतलब आपको यदि 5% है तो 1 माइनस 5 के बाद परसेंटेज का बटन दबाना है, 1 माइनस R परसेंटेज।
इनटू मशीन का वैल्यू, मशीन वैल्यू इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको स्क्रैप। इक्वल टू का बटन कितने बार दबाएंगे? लाइफ ऑफ मशीन, लाइफ ऑफ मशीन, ठीक है। सुनिएगा, लाइफ ऑफ मशीन। दोस्तों क्वेश्चन लेंगे इस पे एक बार, फिर से एडवांस लेवल पे आते हैं। एक काम करते हैं, एक मैं रैंडमली क्वेश्चन बोलता हूँ, उठाओ कैलकुलेटर। दोस्तों रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10%। कितना रेट ऑफ डेप्रीसिएशन? 10%। तो आप लोग उठाइए कैलकुलेटर, 1 माइनस करिए, 1 माइनस 10, रुक जाओ 1 माइनस 10 किया, परसेंटेज का बटन दबाओ, किया, कितना आ रहा है? 0.9 आ रहा है। हाँ, सबके स्क्रीन में 0.9 है। 1 माइनस 10%, यही किया, इनटू मल्टीप्लाई बाय, देखिए ट्रिक क्या है, 1 माइनस R%, मशीन का वैल्यू मान लेते हैं, मशीन का वैल्यू था 10,000, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए 10,000, क्या 9,000? अरे तो एक लाइफ तो बोलने थे भाई मेरे को। 4 साल के बाद कितना स्क्रैप बचेगा? तो कितने बार इक्वल टू का बटन दबाओगे? 4, 1 2 3 4, 6 5 6 1, निकल गया स्क्रैप। चलिए दोस्तों एक बार ये वाला क्वेश्चन करके दीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 62 करिए। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर ये रहा। यूजफुल लाइफ है 10 साल, कॉस्ट है 10,000 रुपए, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10%, वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। एंड ऑफ द लाइफ मतलब लाइफ कितनी? 10 साल, तो 10 साल के बाद स्क्रैप मांग रहा है वो। आ गया? कितना आया? 3486 3486 3486 आया सबका? एक बार फिर से मेरे साथ, 1 माइनस करो दोबारा, 1 माइनस 10% इंटू मशीन का वैल्यू कितना? इक्वल टू कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3486 आ गया स्क्रैप। दोस्तों अब आ जाओ आप लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर आओ। यदि आपको स्क्रैप दे दिया उसने, इक्वल टू के उधर स्क्रैप दे दिया, भाई स्क्रैप इतना है, तू बता रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या होगा, तू बता लाइफ क्या होगी, तू बता मशीन का वैल्यू क्या होगा। इन शॉर्ट ये आपसे इक्वल टू या इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगेगा तो हम क्या करेंगे? देख रहे हो नीचे रिवर्स अप्रोच लिखा हुआ है बॉक्स में, इक्वल टू के पीछे कुछ भी मांगेगा रिवर्स अप्रोच। रिवर्स अप्रोच क्या है? गो फ्रॉम, लिखिएगा गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। वो ऑप्शन राइट हो जाएगा जो क्वेश्चन को सैटिस्फाई करेगा। क्या था? दैट इज LHS इक्वल टू RHS। अब दोस्तों इसके आगे जहां भी रिवर्स अप्रोच का यूज होगा मैं सिर्फ रिवर्स अप्रोच वर्ड लिखूंगा, क्योंकि मतलब सभी जगह पे रिवर्स अप्रोच का सेम रहने वाला है। बस इसे हाईलाइट करिए, LHS इक्वल टू RHS, बात खत्म। जितने भी लोग नए हैं, क्या इफेक्टिव रेट से कंसेप्ट आ रहा है दिमाग में? हम डेप्रीसिएशन, ठीक है दोस्तों। इस पे एक बेहतरीन सवाल लेते हैं, उस बेहतरीन सवाल में एक समस्या आएगी, उसका निवारण मिलेगा इस क्वेश्चन में अपन को, ठीक है। आइए बिल्कुल वेट ना कराएं आप, क्वेश्चन दोस्तों चलिए पहले एक काम करते हैं, हम करते हैं एक घटिया सवाल। क्वेश्चन नंबर 63 सुनना, सबका ध्यान है यहाँ पे? लग नहीं रहा, सबका ध्यान है यहाँ पे? बोलो हाँ, सबका ध्यान है? यस और हाँ, हाँ ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा क्लास में, ठीक है। सुनिएगा, द मशीन इज डेप्रीशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन WDV, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 है, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप दे दिया, लाइफ मांग रहा है, ऑप्शन से क्वेश्चन। दोस्तों उठाइए कैलकुलेटर, 1 माइनस 10%, 1 माइनस 10% इंटू मशीन का वैल्यू कितना है? 10,000। अब रुक जाओ, अब लाइफ तो इक्वल टू में छुपी हुई है, ठीक है। सबसे छोटा ऑप्शन क्या है? 5 दबाइए 5 बार, इक्वल टू कितना? 5 5,000 से ऊपर आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अकाउंट्स थोड़ा बहुत पढ़ा है,
यहाँ पे कोई था ना, एक साइंस बैकग्राउंड का कोई है यहाँ पे कोई जो जिसका फर्स्ट टाइम अभी आ रहा है, मतलब जिसका फर्स्ट टाइम है अभी एकदम, अकाउंट्स पढ़ा इससे पहले थोड़ा बहुत? डेप्रीसिएशन से मशीन की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? ठीक है, अभी आपको स्क्रैप कितना चाहिए था? 3750। आपको स्क्रैप कितना मिला? मतलब ये बात है कि मुझे और कुछ साल चाहिए, 2000 रुपये और स्क्रैप का, मतलब ये बात तो पक्का हो गया कि 5 से बड़ा होगा ऑप्शन। अब देखो 5 तो नहीं है क्योंकि मुझे स्क्रैप मिला नहीं, अब 5 से बड़े 2 ऑप्शन, एक है 5.19। भाई 2000 का तुझे स्क्रैप करना है, ये 0.19 ईयर्स में स्क्रैप होगा क्या? नहीं। अपन टेंशन मत देना, एग्जैक्ट भी बताऊंगा मैं भी, ठीक है। ये बात तो पक्का है कि मुझे अब एक बार और इक्वल टू का बटन दबाओ। आप 5 बार ऑलरेडी इक्वल टू बटन दबा चुके हैं, दबाई एक बार और 6। कितना बचा स्क्रैप? अरे भाई मुझे तो 3000 तक पहुंचना है, मतलब 6 से बड़ा ऑप्शन देखिए यार, टिक कर दिया, ठीक है। अब बताओ 6 हो गया, 7 8 9 करो। देखो कुछ थोड़ा सा बस 100-150 रुपए का फर्क है, वो 9 से बड़े वाले में कम डेप्रिशिएट हो जाएगा। अब बात आती है सर एग्जैक्ट कैसे निकालें, ठीक है, लाइफ एग्जैक्ट कैसे निकालें। दोस्तों आइए देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हेन द ईयर्स आर इन डेसिमल। सर 5 ईयर्स है तो 5 बार इक्वल टू बटन दबा देंगे, 1 2 3 4 5। लेकिन 5.5 है तो 1 2 3 4 5, फिर क्या आधा बटन? नहीं भाई वो तो पूरे दब जाएगा ना बटन। तो कितने लोग हाँ बोलते हैं पता है इसमें, हाँ आधा दबाएंगे, ऐसा ऐसा कैसा आता तुम्हारे दिमाग में? अभी तू आधा बटन कैसे दबाएगा? ठीक है, तो अब जब ईयर्स डेसिमल में है तब कैसे खेलेंगे। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये मैं पूरा काम आपको कैलकुलेटर में सिखाऊंगा, पर पहले पूरा एक बार दिमाग में बैठाते हैं प्रोसेस को, ठीक है। अगले 5 मिनट और ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, पूरी जान लगा देना इस पर, क्योंकि कल ये सेम कॉन्सेप्ट में ईयर्स जब डेसिमल में होंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए समझाऊंगा आपको, ठीक है। ऊपर ये 2 बॉक्स खाली हैं अपने, याद है, एक इसी के लिए खाली है वहाँ पे। तो आज अच्छे से ध्यान देना, कल मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सेम ही है सब कुछ, ईयर्स आर इन डेसिमल। दोस्तों मशीन का वैल्यू है, अभी कोई नहीं लिखेगा यहाँ पे ध्यान दो, मशीन का वैल्यू है 10,000, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 10%, स्क्रैप निकालिए 5.8 ईयर्स के बाद। अब 5 बार तो इक्वल टू का बटन तुम दबा सकते हो, बोलो हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मशीन एट द रेट ऑफ 5th ईयर, 5 साल के बाद मुझे आप बताते हो तो मशीन का वैल्यू कितना रहेगा? 5 बार तो इक्वल टू बटन दबा सकते थे ना, निकालो। 1 - 10%, 1 - 10% इंटू मशीन का वैल्यू 10,000, 1 2 3 4 5, कितना आया? सॉरी 1 गुना 5904.9 है क्या? मैं इसको 5905 कर दूं, 0.9 है ना, 5905। अब मुझे बताओ बहुत ध्यान से दोस्तों, छोटी सी बात है एकदम, बहुत आपको ट्रिगर नहीं करती बातें बताता हूँ। अब आपको जो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है कितने साल के लिए और करना है? 0.8 ईयर्स। सर मुझे बस डेप्रीसिएशन माइनस करना है 0.8 ईयर्स का, बोलो हाँ या ना। यदि मैं इस क्लोजिंग वैल्यू से मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूं, मैं माइनस कर दूं डेप्रीसिएशन फॉर 0.8 ईयर्स, तो जो बचेगा वैल्यू मशीन का वो 5.8 ईयर्स के बाद का बचेगा, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब सुनो दोस्तों, एकदम बेसिक की बात करता हूँ जो तुमको क्लिक नहीं करती बटन दबाते वक्त। 5000 इंटू मैंने 5% किया, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है ना, ठीक है, मैंने इंटू 5% कर दिया, ठीक है। और मान लो मैं यहाँ पे टाइम कुछ मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मैं कोई टाइम मल्टीप्लाई में नहीं करता हूँ, तो क्या मल्टीप्लाई हो गया अपने आप में? 1। इसीलिए मैं कहता हूँ जब आप 5000 के बाद, ये देखो, जब आपने 5000 के बाद इंटू 5% दबाया और आपने टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो मल्टीप्लाई पे किससे हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए 1 साल का आता है ये, समझ रहे हो आप। जब मैं कहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट निकालिए 5 साल का, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम में आप क्या करते हो यहाँ पे? इंटू 5 साल करते हो। 1 साल का 250 रुपये हो गया था, तो 5 साल का कितना, वही करते हो ना आप अल्टीमेटली। आप यदि टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो इंटू टाइम में अपने आप क्या हो गया? 1। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन कितने साल का निकालना है? 1 साल का कि 0.8 ईयर्स का? WDV मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल 10,000 पे चार्ज होती है कि क्लोजिंग पे चार्ज होती है? क्लोजिंग पे चार्ज होती है, ये बात नहीं पता समझ लो, आज डेप्रिसिएशन तुम्हारा चैप्टर आएगा पूरा। किस पे चार्ज होती है? ओरिजिनल पे चार्ज नहीं होती, किस पे चार्ज होती है? क्लोजिंग पे। कितनी क्लोजिंग वैल्यू बची है? 5905। इस पे मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, बोलो हाँ। किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है?
इंटू 10%, 10 डिवाइड बाय 100 कर दूं, 10 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं ना यहाँ पे, इंटू यदि मैं कुछ ना करूं तो कितने साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा? 1 साल का। पर मुझे 1 साल का चार्ज करना कि 0.8 ईयर्स का? दोस्तों मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूं, 5905 मल्टीप्लाई बाय 10 परसेंटेज दबा दो, ये तो 10 डिवाइड बाय 100 कर दो, बात एक ही है, मल्टीप्लाई बाय 0.8। क्या आप सभी का 472.4 आ रहा है? 472 दोस्तों यदि मैं डेप्रीसिएशन माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या मशीन का वैल्यू 5.8 ईयर्स के बाद, 5 साल के बाद की वैल्यू थी 0.8 ईयर्स का, और डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया तो वैल्यू कब की बची? 5.8 के बाद की बची। तो दोस्तों कितना हो गया? 5905 माइनस 472.4 कितना? 543.2.6। ये रहा आपका एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 5.8 ईयर्स। रुक जाओ, इतना मेहनत एग्जाम में करना नहीं है, अपन को समझाया है अभी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? कैलकुलेटर हाथ में है? लिखना नहीं अभी, अभी नहीं दोस्तों, अब पूरा काम कैलकुलेटर में करेंगे, ठीक है? सुनना, m प्लस और m माइनस के बारे में संपूर्ण नॉलेज है। एक बार छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन। आप करिए 2 प्लस 2 इक्वल टू का बटन दबाओ, 4 आ रहा है। एक काम करिए, अब एक बार m प्लस का बटन दबाइए, m प्लस। जब आपने m प्लस किया तो आपने कैलकुलेटर की मेमोरी में क्या भेज दिया? 4। अब आप करिए 2 इंटू 3। अब देखो, अब जब आपको 2 इंटू 3 करना होगा तो दो तरह के प्राणी होते हैं, एक होता है सिटीजन और एक होता है कैशियो, ठीक है? अब कैशियो के जो कैलकुलेटर में ऑन का बटन दबा भी रहा हूँ बार बार ये वाला, तो कोई मेमोरी खाली नहीं हो रही, 4 स्टोर्ड है, वो खाली होती है MRC का बटन दबाने से 2 बार। लेकिन जो ये सिटीजन वाले होते हैं उनकी मेमोरी उड़ जाती है कैलकुलेटर की, ठीक है? उड़ जाती है मेमोरी। तो आप लोग क्या करना, अब हमको कैसा लगता है 2 प्लस 2 करके 4 आया, आपने मेमोरी में डाल दिया। अब मैं कह रहा हूँ 2 इंटू 3 करो, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया होगा, ऑन का बटन दबा दिया होगा, क्योंकि 2 इंटू 3 करने के लिए भाई स्क्रीन तो ब्लैंक करो ना सर, तभी तो 2 टाइप हो गई फीलिंग है आपके मन में, तो आप बार बार ऑन का बटन दबा दोगे। लेकिन नहीं, जैसे ही आपने m प्लस डाला, ये तो छल है, वो तो मेमोरी में चला गया, तो 2 डायरेक्ट टाइप कर, वो गायब हो जाएगा। 2 इंटू 3 फिर इक्वल टू 6 दिख रहा है, समझ रहे हो? क्या होता है, हमारी हैबिट होती है कि हम नया कैलकुलेशन करने के लिए पहले स्क्रीन ब्लैंक करते हैं, लेकिन सिटीजन वाले में क्या दिक्कत हो जाएगी, वो आपकी मेमोरी भी ब्लैंक कर देगा वहाँ पे, ठीक है? तो एक बार दोस्तों MRC का बटन दबाइए 2-3 बार, और पूरा ऑन का बटन दबाइए, कैलकुलेटर को पूरा खाली करिए। शुरू करें दोबारा। किसी के कैलकुलेटर में ऊपर m तो नहीं लिखा हुआ है, मतलब मेमोरी खाली है, नया कैलकुलेशन शुरू कर सकते हैं। करिए 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, डालो इसको मेमोरी में m प्लस। अब अगला कैलकुलेशन करना है मुझे, क्या मुझे मेमोरी ऑन का बटन दबाने की जरूरत है क्या? नहीं। अब करिए 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 दिख रहा है, इसे भी करिए m प्लस। दोस्तों आपने पहले मेमोरी में डाला था 4, अब डाला आपने 6, टोटल कितना हो गया मेमोरी में? 10। अब आप सिर्फ एक बार MRC का बटन दबाइए, क्या 10 दिख रहा है? और 10 दिखने के साथ ऊपर m भी दिख रहा होगा, मतलब वो ये कह रहा है भाई मेमोरी में तुमने MRC मतलब मेमोरी रिकॉल, आपने रिकॉल करके चेक किया भाई तेरी मेमोरी में क्या है कैलकुलेटर, उसने बोला 10, और ऊपर m दिख रहा है, इसका मतलब अभी भी वो स्टोर्ड है। अब आप एक काम करिए, अब कैलकुलेटर में 3 प्रेस करिए, ऑन नहीं 3 प्रेस करिए, 3 प्रेस किया, क्या सबके स्क्रीन में 3 दिख रहा है? अब आप करिए m माइनस, तो पहले मेमोरी में 10 था, आपने क्या माइनस कर दिया? 3, मेमोरी में कितना बचना चाहिए? 7। अब MRC का बटन दबाइए, क्या 7 दिख रहा है? मतलब हम कुछ भी मेमोरी में एडलेस करके कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब सुनना दोस्तों, आ जाओ इस क्वेश्चन पे वापस, उठाओ इस कैलकुलेटर, ऑन का बटन दबाओ, MRC करवाओ और मेमोरी क्लियर करो। कर लिया मेमोरी क्लियर? आज मैं एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, पूरा घर पे जाके करोगे अच्छे से, ठीक है? 1 माइनस R%, R कितना है? 10% इंटू मशीन का वैल्यू कितना है? 10,000। दोस्तों आप 5.8 के लिए 5 बार इक्वल टू का बटन दबा सकते थे, दबाइए 5 बार इक्वल टू बटन, 1 2 3 4 5। क्या आप सभी को 5904.9 दिख रहा है? अब सुनिए, ये चीज आप चाहते हो मेमोरी में स्टोर रहे, तो क्या बटन दबाऊं? एक बार m प्लस दबा दीजिए। अगला डेप्रीसिएशन इसी में चार्ज होगा, ये स्क्रीन में होगा आपके पड़ा हुआ सामने। किस रेट से डेप्रीसिएशन चार्ज करना है इसमें? मल्टीप्लाई, अरे 0.8 नहीं, किस रेट से? 10% से। ये रहा, इसमें मल्टीप्लाई करिए 10%, मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद परसेंटेज। क्या
49 आ गया। लेकिन मैं कुछ टाइम मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये 1 साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। मुझे कितने साल का डेप्रिसिएशन चाहिए? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 इक्वल टू का बटन। क्या 572.392 आ गया दोस्तों? 472 आ गया दोस्तों। इसको मेमोरी में ऐड करना है कि लेस करना है? क्या बटन दबा दूं? अरे M माइनस ना, M माइनस हो गया। मेमोरी में वो प्लस किया, 0.8 ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस किया, मुझे ये चाहिए। कौन सा बटन दबाऊं? मेमोरी को रिकॉल कर लो। क्या आ गया? 5432.50856। समझा कि एग्जाम में कैसे करोगे? हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा खत्म होता है डेप्रीसिएशन। लेकिन आज आप घर जाके एग्जैक्ट 3.9 ईयर्स के बाद का डेप्रीसिएशन निकालोगे, 9 साल का निकालोगे M प्लस, 0.3 ईयर्स का डेप्रीसिएशन M माइनस और MRC। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं आप यहाँ पे 5.4 ईयर्स इसका आंसर राइट है। क्या एग्जैक्टली 5? यहाँ पे करेक्शन करो, 3000 नहीं 30,000 होगा। ये मिसप्रिंट है। स्क्रैप वैल्यू 3000 नहीं है, क्वेश्चन में होना चाहिए 30,000 होगी। ठीक है, क्या एग्जैक्टली 5.4 ईयर्स के बाद चेक करोगे स्क्रैप 30,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ। 5 साल का निकालोगे M प्लस, 0.4 ईयर्स का M माइनस कर दोगे MRC। दोस्तों यदि हम इसको फॉर्मूले से करते हैं, ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी टाइम टेकिंग चीज थिंग्स। ठीक है, आज के लिए अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। डेप्रीसिएशन क्लियर है, इफेक्टिव रेट क्लियर है दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट के एडवांस और चैलेंजिंग क्वेश्चन जिंदगी भर खत्म नहीं होने वाले, चलते ही रहेंगे। नॉलेज लेवल अपनी जगह पे है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपनी जगह पे है। मुझे एक बात बताओ, आज हमने जब क्वेश्चंस को दोबारा किया क्लास में, तो तुमको ऐसा नहीं लगा अब यार यही बार बार करके मजा नहीं आने वाला? वो फीलिंग क्रिएट हुई कि अब नए क्वेश्चंस लाओ, नए क्वेश्चंस लाओ। दैट इज योर DBP। ठीक है, 10 नए क्वेश्चंस रोज ट्राई करो, बढ़िया एफर्ट्स डालो उस पर। ऐसा नहीं रीड किया नहीं बना, नहीं, एफर्ट्स डालो उस पर। ठीक है, मैं चाहूँ तो क्लास पे और 50 क्वेश्चन की क्लास में ले सकता हूँ, लेकिन एफर्ट्स डालने लायक क्वेश्चन छोड़े हैं वहाँ पे। ठीक है, आज आप लोग DPP नंबर 2 लेके जा सकते हो अब। ठीक है, उसमें आपको इफेक्टिव रेट और डेप्रीसिएशन मिलेगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, बीच बीच में नहीं बनेंगे, तो टेंशन मत लेना। कल और कवरेज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। कल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दूंगा, इफेक्टिव रेट, डेप्रीसिएशन के एडवांस क्वेश्चंस खत्म कर दूंगा, और कल मैं पहली दोनों DPP डिस्कस करूंगा। तैयार रहना उसके लिए। ठीक है, मज़ा तब आएगा जब मैंने कोई मेथड कहा और आपको लगता है कि सर देखो DPP एक डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। मतलब मैंने डिस्कस किया, बना किसी से, तुम कह रहे हो बना, तो हाथ उठाने में हेजिटेट मत करना, चाहे कितना ही गंदा मेथड से किया तूने। सर मैंने बना, मैंने ऐसा किया, अच्छा लगा, अप्रिशिएट करूंगा और बोलूँगा चलो ये मेथड अच्छा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। सर मैं यहाँ तक तो पहुँचा था पर इसके आगे नहीं पहुँच पाया, तो वो मुझे बताना। फिर जब मैं मेथड डिस्कस कर रहा हूँ और तुमको लगता है मैं इससे भी बेहतर कुछ करके आया था, तो वो भी बताना। मतलब मज़ा तब है, एक डिबेट होता ना कि मैं ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, तो DPP इज डिबेटेबल। 21 तारीख से मैं DPP को इनकॉर्पोरेट करूँगा सेकंड स्लॉट में। ठीक है, मतलब हो सकता है कि हम लोग डेली एक डिस्कस ना करके हम एक दिन में 2-2 DPP डिस्कस कर लेंगे, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे वाले स्लॉट में, और उसके पहले अपन पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे अपन। ठीक है, अल्टीमेटली सेकंड स्लॉट में क्वेश्चंस के लिए रखूँगा, आपको कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करूँगा, आपको कभी कभार ही करूँगा। दोस्तों कनेक्शन बन रहा है क्लास में अब? चलो मिलते हैं कल। क्या हुआ? अच्छा ये लिखा नहीं क्या? ये लिखा नहीं? कब लिखोगे? लिखो फटाक से। हाँ बस वही बोल रहा था मैं।